वेलकम टू कॉमन माइंड। सो हम लोगों ने पूरा अपने प्रीवियस वाले सेक्शन में हमने एनडीए रिटन एग्जामिनेशन को लेके जितनी भी सिलेबस था, जितना भी कट ऑफ था, जितनी भी प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स थी, उनको हमने देख लिया है। ठीक है ना? तो आप अपना रिटन का पेपर देने जाएं अच्छे से। उसके बाद है ना, जब आपने रिटन का पेपर एक बार दे दिया, सब कुछ हो गया, तो है ना, उसके 15 दिन बाद हमारे पास रोल नंबर्स की एक मेरिट लिस्ट आती है। रोल नंबर्स की एक लिस्ट आती है, उसमें आप अपना रोल नंबर सर्च करेंगे। सर्च करने पे यदि आपका रोल नंबर मिल जाता है तो उसका मतलब यह है कि आपने एनडीए रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है एंड यू आर एलिजिबल टू गिव एसएसबी। है ना? आप मतलब एसएसबी के लिए एलिजिबल हो, आप एसएसबी के लिए आपको कॉल अप लेटर आ गया है। मतलब कॉल अप लेटर नहीं, उस समय आपका बस रोल नंबर आएगा उस समय, है ना? ऊपर आपके लिखा रहेगा कि दीज कैंडिडेट्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस डिफेंस फोर्सेज एंड इन टर्म्स दे हैव टू गो थ्रू एन एसएसबी, ऐसा कुछ लिख के आएगा। उसमें आपको है ना अपना जो है रोल नंबर देखना पड़ेगा। अच्छा, अब मान लो आपका रिटन एग्जामिनेशन हुआ, है ना, तो उसके एग्जैक्टली 15 डेज़ बाद, अभी पिछले 3-4 रिटन एग्जामिनेशन से हम देख रहे हैं कि एकदम एग्जैक्टली 15 डेज़ बाद आपका जो है रिजल्ट जो है 15th डे पे आउट हो जाता है। बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली 15th डे पे जो आपका रिजल्ट आउट हो जाता है, तो तुरंत आप अपना रिजल्ट चेक करिए और उसमें आप अपने रोल नंबर को पाएंगे। तो आपका मतलब जो है रिटन एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाई हो गया एंड यू आर फॉरवर्डेड टू गिव एसएसबी। ओके, अब देखिए, अब रिज़ल्ट आया है, उसके बाद क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स होंगे, कैसे प्रोसीड करना है ना, क्या क्या ले जाना है, कहाँ ले जाना है, कैसे कुछ सब जो सारा जो प्रोसेस होगा रिटन एग्जामिनेशन और रिजल्ट के बाद, वो मैं आपको अभी इस सेक्शन में बताऊंगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप मेरे पास एक देख सकते हो, मेरे पास एक कॉल लेटर है, ये है एयरफोर्स का, है ना, इंडियन आर्मी का और इंडियन नेवी का भी एकदम सेम टू सेम ऐसा ही होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे एयरफोर्स का डिस्कस कर दे रहा हूँ बिकॉज इसमें एक एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है CPSS एंड PABT विच इज़ टू बी अटेम्प्टेड बाई ओनली एयरफोर्स कैंडिडेट्स। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट आर्मी और नेवी का सब कुछ कॉमन ही रहता है ना, सब कुछ। कॉल लेटर में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको सिलेक्शन सेंटर बुला के ये सब वेरीफाई करवाते हैं। ठीक है, सबका कॉल लेटर ऑलमोस्ट सेम रहता है। यहाँ पे मैंने कॉल लेटर फॉर अ रेफरेंस ले लिया है, एयरफोर्स का है, क्योंकि एयरफोर्स में मुझे एक एक्स्ट्रा चीज़ बतानी, तो ये ऑलमोस्ट सबका कवर कर देगा। ये आपका आर्मी का भी और आपका इंडियन नेवी का भी सब कुछ कवर कर देगा। ठीक है? अच्छा, तो आपका रिजल्ट आया, आपने अपना रोल नंबर देखा, तो वहाँ से अब सारा प्रोसेस आपका शुरू होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली बात तो जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाना है। आप क्रोम पे टाइप करिए जॉइन इंडियन आर्मी, आपको उसकी वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आपको वहाँ पे, अगर आप फर्स्ट टाइमर है, मतलब आपकी अगर पहली एसएसबी है आपकी लाइफ की, है ना, आप पहली बार एसएसबी देने जा रहे हो। नॉर्मली जो कैंडिडेट क्लास 12th में लास्ट है ना, क्लास 12th में होता है, तो उसकी पहली टाइम एसएसबी होती है। तो आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, है ना। अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स आपसे वो मांगेगा, तो मतलब आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके क्लास 10th या 12th में जो भी ये सब थे वो सब आपसे मांगा जाएगा। प्लस आपकी कुछ बैंक डिटेल्स अकाउंट मांगी जाएगी, आप अपनी पेरेंट्स की दे सकते हैं, है ना, उसको भर देना। फिर उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन आएगा, उस सुबह क्लिक करके उसको बोल देना कि हाँ मैं रजिस्टर हो चुका हूँ। तो जैसे एक बार ना आप पहली बार अगर आप आ रहे हो तो आपको अपनी एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है। ठीक है, तो जब आपने प्रोफाइल बना ली, उसके बाद आपको अपनी एसएसबी की, जो आपकी एसएसबी है, उसकी डेट्स सेलेक्ट करने पड़ेगा। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको क्या करना है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि एग्ज़ाम सपोज आपका, जैसे मान लो अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है, एक मिनट, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होता है ना। तो अप्रैल में अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो ऑलमोस्ट आपका जो अप्रैल का एंड होता है, अप्रैल का एंड या फिर आपका फर्स्ट वीक ऑफ मे, इसमें आपका रिजल्ट आउट होता है रिटर्न का, है ना। रिटर्न का आपका जो है रिजल्ट आउट होता है। सपोज आपने इस तारीख को एग्ज़ाम दिया, रिटर्न रिजल्ट आउट, है ना। तो जैसे आपका रिटर्न रिजल्ट आउट होता है, उसके तकरीबन एक से मतलब या तो आप कह दो 1 से 1.5 महीने के बाद जो है आपके पास एक ईमेल आता है that congratulations, you have been qualified for the written test and now you have to register on the Join Indian Army website and select the dates for the SSB.
है ना। तो आपके पास 1 से 1.5 महीना बाद या फिर 1 महीना बाद आपके पास एक ईमेल आएगा, तो उसको अच्छे से देखना। आपसे वो बोलेंगे कि आप रजिस्टर कर लो, सब कुछ डिटेल्स भर लो। आप जब है ना, जब आपकी पहली एसएसबी होगी तब आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आप फिर अपनी डेट सेलेक्शन पे आना। अब डेट सेलेक्शन में देखो मैं आपको बताता हूँ, है ना। डेट सेलेक्शन करनी होती है आपकी एसएसबी की। आपकी जो नॉर्मल एसएसबी होती है वो 5 दिन की होती है, ठीक है। जो होती है इट्स कंसिस्ट ऑफ 5 डेज़। तो आपके पास टोटल 4 स्लॉट्स रहेंगे ना। एक स्लॉट में इतने दिन से इतने दिन तक एसएसबी होगी, दूसरे स्लॉट में इतनी होगी, तीसरे में इतनी होगी। तो जितना जल्दी हो सके ना, आपको अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, आपको अपनी एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से, आपको आपने आपके शेड्यूल के हिसाब से आपको डेट सेलेक्ट करनी है। और थोड़ा सा जल्दी करिएगा, बिकॉज ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। और बेसिकली अगर आपको कोई प्रीफर्ड चॉइस करनी है, सपोज मान लो आपको सेकंड चॉइस करनी है, लेकिन मान लो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने पहले से कर दी सेलेक्ट चॉइस, तो आपके पास फिर टाइम नहीं रहेगा ना। तो इसलिए आपको इन 4 में से जल्दी कोई ना एक करनी पड़ेगी। आप देख लो कि उस दिन मेरे पास ट्रेन टिकट अवेलेबल है या नहीं, मेरे पास प्लेन की टिकट अवेलेबल है कि नहीं, मैं उस सेंटर तक जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, है ना, मैं उस सेंटर तक जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। ये सब सारे फैक्टर्स पे आपको रखना पड़ेगा। मेरा स्केड्यूल क्या है, मेरी कंफर्ट के हिसाब से मैं अपनी डेट चूज़ करूँगा। और एकदम अच्छा है, जल्दी से चूज़ करिएगा। नॉर्मली बहुत सारे कैंडिडेट्स एक्चुअली लास्ट में चूज़ करते हैं, तो आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से जो भी आपको सही लगे। आपको उन 4 स्लॉट्स में से आपको डेट चूज़ करनी होगी। एक बार आपने डेट चूज़ कर ली तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा, एकदम क्लियरली इस बात को अपने दिमाग में बैठाइएगा कि अगर मैंने एक बार डेट चूज़ कर ली तो मैं वापस इसको चेंज नहीं कर सकता। इसलिए पहले सारे फैक्टर्स को पढ़ लीजिए, अपनी ट्रेन टिकट की अवेलेबिलिटी देख लीजिए, अपने प्लेन टिकट की अवेलेबिलिटी देख लीजिए, अपने कंफर्ट के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से, जो भी आपको सही टाइम लगे उसी टाइम पे अपना डेट फिक्स करिएगा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपको चाहिए था सेकंड डेट, आपने गलती से फर्स्ट वीक कर दिया, तो गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। मिस्टेक के चांसेस एकदम नल के बराबर होने चाहिए, नल बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आपने एक बार भी कर दिया तो आपका वो हमेशा के लिए हो जाएगा, मतलब आपको जाना ही पड़ेगा। आप उसमें चाहे आप कितना भी ईमेल लिख लो, कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो, कितनी भी आप उनको फैक्स वैक्स भेज दो, कुछ नहीं होने वाला। आपने जो एक बार डेट सेलेक्ट कर ली है तो कर लिए, वो फाइनल है ना। तो उस डेट पे आपको अडिग रहना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपने डेट आपने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी की तरफ से आपको एक कॉल अप लेटर आएगा, है ना, कि Dear candidate, please download the call-up letter. You have been selected. You have been given this center for this date on this time. ऐसा आपको मिलेगा। अच्छा, एक बात और, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारे जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो एसएसबी है, हमारे टोटल कितने सेंटर्स हैं फॉर इंडियन एयरफोर्स, फॉर इंडियन आर्मी एंड फॉर इंडियन नेवी, है ना। तो इसको हम देखते हैं। तो देखो, जो हमारे सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होते हैं उनके टोटल हमारे 3 डिफेंस फोर्सेस में इनको रखा गया है ना। एक आर्मी के लिए अलग से होगा, एयर फोर्सेस के लिए अलग से होगा, और नेवी सिलेक्शन बोर्ड के लिए अलग से होगा। तो मैं यहाँ पे तीनों का यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मतलब ब्यौरा दे देता हूँ। देखो, तो अगर हम बात करें एयरफोर्स की जो टोटल हमारे पास सर्विसेज सिलेक्शन ना, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड्स हैं, या फिर इस केस में चूँकि एयरफोर्स है तो यहाँ पे हम इसको एएफएसबी कहते हैं, एएफएसबी। तो एएफएसबी टोटल हमारे पास 5 होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है मेरे पास 1 एएफएसबी, एक होती है 2 एएफएसबी। 1 एएफएसबी मेरा होता है देहरादून में, 1 एएफएसबी देहरादून। 2 एएफएसबी होता है हमारा मैसूर में, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 3 एएफएसबी होता है गांधीनगर में, ठीक है। फिर आपका जो होता है 4 एएफएसबी आपका होता है वाराणसी में, ठीक है। और जो आपका 5 एएफएसबी होता है वो आपका होता है इधर गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी में। तो एयरफोर्स के ये 5 सिलेक्शन बोर्ड्स होते हैं, और इन 5 सिलेक्शन बोर्ड्स में से आपको किसी का भी मिल सकता है, ठीक है। ये 5 आपके जो सिलेक्शन बोर्ड होते हैं, 1 एएफएसबी देहरादून, 2 एएफएसबी मैसूर, 3 एएफएसबी गांधीनगर, 4 एएफएसबी वाराणसी और 5 एएफएसबी गुवाहाटी, ठीक है। ये सब आपको मिल सकता है। अच्छा, जब आप डेट सेलेक्ट करते हो
तो वो तो आपने सेलेक्ट कर दी, ये आपके ऊपर है कि आपको क्या डेट चाहिए। लेकिन कौन सा आपको सेंटर मिलेगा, मतलब आपको गुवाहाटी मिल गया या फिर आपको देहरादून मिल गया, मैसूर, गांधीनगर, वाराणसी, ये आपके ऊपर नहीं है, ये आपके डिस्क्रिप्शन पे नहीं है, ये बोर्ड के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो आपको कौन सा सेंटर अलॉट करता है ना। वो आपको जो है स्टूडेंट्स की अवेलेबिलिटी और उनके हिसाब से जो है आपको सेंटर अलॉट कर देंगे, है ना। ये आपके डिस्क्रिप्शन पे नहीं है कि आपको कौन सा सेंटर चाहिए। अब फॉर एग्जांपल सपोज कोई एक कैंडिडेट है जो दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली से पास कौन सा पड़ जाएगा, देहरादून, तो वो सोचेगा कि मैं देहरादून डाल दूँ, तो ऐसा नहीं होता। आपको जो बोर्ड भेजेगा आपको वही मानना पड़ेगा। जैसे सपोज आप दिल्ली में हो तो आप यदि आपको मैसूर भेज दिया तो आपको मैसूर जाना ही पड़ेगा, गुवाहाटी भेज दिया तो गुवाहाटी जाना पड़ेगा। सो यू डू नॉट हैव एनी चॉइस इन दिस एंड यू हैव टू रिपोर्ट एज पर द SSB इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये आपके एयरफोर्स के 5 होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी इंडियन आर्मी की। तो इंडियन आर्मी के भी हमारे पास टोटल जो है 4 सिलेक्शन सेंटर्स होते हैं, है ना। एक होता है मेरे पास SCN सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ, इसके 2 अभी फ़िलहाल तो ये कपूरथला में था, कपूरथला में है, प्लस इसको जालंधर में भी कुछ होते हैं, ठीक है, जालंधर में भी। ये आपका 31 और 32 SSB है, ठीक है। एक आपका होता है सर्विस सिलेक्शन सेंटर ईस्ट, सिलेक्शन सेंटर ईस्ट, ये आपका होता है इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद में टोटल 5 सिलेक्शन बोर्ड्स हैं, 11, 14, 18, 19 और 34 SSB, ठीक है। ये सब है। उसके बाद आपका जो तीसरा सेंटर होता है वो बेसिकली होता है आपका सर्विसेज सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन सेंटर सेंट्रल, ये आपका होता है भोपाल में, ठीक है। और भोपाल में आपके पास 20, 21 और 22 SSB होती है, 20, 21 और 22 SSB, 3 SSBs होती हैं। चौथा जो आपके पास होता है वो आपका होता है सिलेक्शन सेंटर साउथ, सिलेक्शन सेंटर साउथ, ये आपका होता है बैंगलोर में, ठीक है। बैंगलोर में आपके पास क्या क्या होता है, 17 और 24 SSB, ठीक है, 17 और 24 SSB। तो ये टोटल है हमारे पास जो इंडियन आर्मी की SSBs होती हैं, है ना। तो ये सब आपको जो है बोर्ड की तरफ से आपको मिलेगा कि कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, कहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास आता है हमारी इंडियन नेवी का, उसमें भी देख लेते हैं। इंडियन नेवी के पास भी टोटल हमारे पास कितने बोर्ड्स होते हैं, टोटल 5 होते हैं, ठीक है। देखो कैसे, पहला जो आपके पास होता है वो होता है NSB, है ना। NSB मतलब होता है नेवल सिलेक्शन बोर्ड। नेवल सिलेक्शन बोर्ड आपका कोयम्बटूर में है ना, कोयम्बटूर में है। एक आपका जो होता है NSB आपका एक विशाखापट्टनम में होता है, ठीक है, विशाखापट्टनम। और एक आपका SSB कोलकाता होता है, कोलकाता, ठीक है। 2 SSBs और होते हैं, एक आपका भोपाल में होता है NSB भोपाल, चूंकि भोपाल यहाँ पे भी आ रहा है तो भोपाल पे यहाँ पे 20, 21 और 22 है, लेकिन यहाँ भोपाल में आपका 33 SSB जो होता है वो बेसिकली नेवी के लिए होता है, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिवली आपको याद होना चाहिए, NSB भोपाल के लिए। और फिर आपका जो है एक और सेंटर होता है आपके पास NSB SCS बैंगलोर, मतलब वही बैंगलोर वाला जो SCS होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो होता है 12 SSB होता है, 12 SSB, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 4, 4 और 5, टोटल सॉरी 5, 5 और 4, हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 14 सिलेक्शन सेंटर्स हो जाएंगे, है ना। है तो बेसिकली 12, लेकिन यहाँ पे 2 रिपीट हो रहे हैं, है ना, एक भोपाल और बैंगलोर का, यहाँ पे भी भोपाल और बैंगलोर का है, तो आप देख लीजिएगा, है ना। तो इन सभी में से जिस भी कैंडिडेट ने अपने प्रेफरेंस में जो पहली प्रेफरेंस दी होगी उसको उस हिसाब से सिलेक्शन बोर्ड मिलेगा। सपोज कैंडिडेट ने पहली प्रेफरेंस दी इंडियन एयरफोर्स को, तो इंडियन एयरफोर्स में अगर उसको मतलब अगर उसने अपना रिटर्न निकाला तो वो बेसिकली इन 5 जगहों में से जा सकता है किसी पे भी, जो भी बोर्ड उसको अलॉट करेगा। दूसरा, अगर इंडियन आर्मी किसी कैंडिडेट ने भरा है तो उनको इन 4 सेंटर्स में से कपूरथला या फिर जालंधर, भोपाल, इलाहाबाद या बैंगलोर, इन तीनों में से इन चारों में से किसी एक पे अलॉट होगा। फिर इंडियन नेवी के लिए आपको इन 5 में से किसी एक में अलॉट होगा, तो ठीक है ना। तो ये आपके डिस्क्रिप्शन पे नहीं है कि मैं कौन सा चूज़ कर सकता हूँ, ये बोर्ड के डिस्क्रिप्शन पे, ये बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, इसलिए इस बात पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है।
ये तो हो गया आपकी डिटेल्स, आपकी यहाँ पे रिपोर्टिंग क्या क्या है ना, सेंटर कौन सा बोर्ड आपको देता है, तो ये सब आपका ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है उसको देखिएगा, ठीक है। तो एक बार जब आपको सेंटर अलॉट हो जाता है ना, तो आपके ईमेल पे वो लोग कंफर्मेशन भेज देंगे कि हाँ आपको ये वाला सेंटर अलॉट किया गया है, इस सेंटर पे आपको आना है, डेट इतने बजे रहेगा, टाइम इतने बजे रहेगा। ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखने के बाद आपको उस पर कॉल अप लेटर दे देता है, और यही कॉल अप लेटर जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉल अप लेटर आने से पहले और एनडीए रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकलने के बाद तक ये जो पीरियड होता है, इसमें आपको प्रिपरेशन करनी है इसकी, है ना। आप वैसे तो आप बहुत पहले से करते होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस करनी है, और प्लस हमेशा अवेयर रहना है कि भाई ईमेल पे कभी भी आ सकता है, इसलिए हमेशा डेडलाइन को कभी मिस मत करिएगा और हमेशा अवेयर रहिएगा, ठीक है। ये आपका जो होता है वो कॉल अप लेटर का हो गया। कॉल अप लेटर से आने का पहले हो गया। अब कॉल अप लेटर आया तो क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पे पहला पेज यही पे दियो। अच्छा, कॉल अप लेटर भरने से पहले जो आपने डेट सेलेक्ट की है, जो आपने डेट सेलेक्ट की है, तुरंत उसी समय आपने, जाहिर सी बात है, अपने बुक ट्रेन या प्लेन की जो सीट्स की अवेलेबिलिटी उसके उस पर देख के चेक होगा, तुरंत आपको रिजर्वेशन बुक करना है ना। क्योंकि अगर आप लेट करते हो तो फिर आपको पता ही है कि वेटिंग लिस्ट में आपका वेटिंग लिस्ट आ जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए और लास्ट मिनट हसल ये सब अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको तुरंत जाके टिकट ले लेनी है अपनी, और चाहे ऑनलाइन लो चाहे काउंटर से लो, लेकिन आपको टिकट उसको फिक्स करवा लेनी है, ठीक है। ये सब आपको ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस करवाना ही करवाना है, ठीक है। टिकट्स बुक हो गई, तो अब उसके बाद क्या क्या करना है देखो, क्या क्या अब हमारा यहाँ से मेजर जो है वो शुरू होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें बताऊंगा। पहली बात तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपका अप्रोच और डॉक्यूमेंट्स अप्रोच, है ना, अप्रोच टू सेंटर, कहाँ आपके घर से लेकर सेंटर तक क्या क्या हो सकता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको क्लोथिंग, जो आपके ड्रेसेस है ना, क्लोथ्स क्या क्या आपको ले जाने हैं, वो सब भी आपको, एंड नेसेसरी थिंग्स एंड अदर्स, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे बताऊँगा विथ, ठीक है। ये आप बेसिकली इस वीडियो का मेन पर्पज़ यही है कि क्या क्या आपको ले जाना है। तो देखो ये आपका आ गया कॉल अप लेटर, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो ये इंडियन एयरफोर्स का है, लेकिन इंडियन आर्मी और नेवी का भी एकदम सेम टू सेम लाइंस पे रहेगा। मैंने एयरफोर्स का इसलिए लिया है बिकॉज यहाँ पे एक CPSS और PABT का एक एक्स्ट्रा प्रोसेस होता है ना, तो उसमें वो भी एक्सप्लेन हो जाएगा, साथ में और भी इंडियन आर्मी और नेवी का भी आपका एक्सप्लेन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका UPSC रोल नंबर लिखा होगा, NDA 151 रोल नंबर आपका वही होगा जो आपके एडमिट कार्ड पे आपका जो रोल नंबर होता है, ठीक है। वो यहाँ पे लिख देना, अपना नाम लिख देना, एप्लीकेंट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स अपना, है ना। यहाँ पे जो आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब आपके बॉडी मार्क्स पे क्या है, कुछ आपके जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सके, आपको मोल है या फिर आपके पास कुछ है जो, वो सब लिख देना। आपका प्रेजेंट एड्रेस मतलब जहाँ पे इस समय आप रह रहे हो, मतलब आपका घर कहाँ पे है। आपको अपने सेंटर का एड्रेस नहीं लिखना है जहाँ पे आपको भेजा गया है, आपको अपने घर का एड्रेस लिखना है, ठीक है, जहाँ पे आप इस समय रह रहे हो, जहाँ से आप आए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका AFSB सेंटर नेम एंड एड्रेस पहले से लिखा होगा, है ना, यहाँ पे आपका पहले से लिखा होगा। यहाँ पे पूरा आपको डिटेल दी होगी कि कहाँ पे आपको जाना है, आपके सेंटर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है ना। सेंटर का नेम जैसे मान लो सपोज आपको 3AFSB गांधीनगर दे दिया, या 4AFSB वाराणसी दे दिया, या 2AFSB मैसूर दे दिया, या फिर आपको भोपाल, इलाहाबाद कुछ भी दे दिया, तो यहाँ पे आपको सेंटर का नाम लिखा होगा, प्लस वो सेंटर कहाँ पे उसका एड्रेस लोकेटेड है वो लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सब यहाँ पे लिखा होगा, और रिपोर्टिंग पॉइंट भी यहाँ पे आपके सामने लिखा होगा। रिपोर्टिंग पॉइंट मतलब कि आपको उस सेंटर के कौन से गेट पे रिपोर्ट करना है, मतलब गेट नंबर 1 है कि गेट नंबर 2 है कि रिसेप्शन पे या कहीं पे भी, वो सब आपको वहाँ यहाँ पे लिखा होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है टेलीफैक्स में आपको उनका टेलीफोन नंबर दिया होगा, या इनकेस आपको कोई भी प्रॉब्लम अप्रोच हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो तुरंत उनको फ़ोन करिए, है ना। वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर देंगे। ईमेल पे भी वही आपको ईमेल दिया होगा, आप ईमेल पे कुछ लिखना चाहो तो बोल सकते हो, लेकिन अगर आपको ये बोलना है कि डेट चेंज कर दो, तो वो डेट चेंज नहीं करेंगे, पहली बात। इसलिए मैं बता रहा हूँ डेट सिलेक्शन में एकदम सावधानी बरतिएगा, बिकॉज अ सिंगल मिस्टेक कैन मेक योर शेड्यूल वर्स, है ना। आपका शेड्यूल जो है एकदम अनटाइमली हो जाएगा, पूरा सब कुछ जल्दी करना पड़ेगा भाग के। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अच्छे से उसको भरिएगा। डेट ऑफ रिपोर्टिंग, जो आपने डेट ऑफ रिपोर्टिंग सेलेक्ट की होगी वही आपकी डेट ऑफ रिपोर्टिंग यहाँ पे आ जाएगी, है ना।
तो ये सब आपको करना होगा। और टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, देखो ये हमेशा टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ना हमेशा 6:30 AM होता है, 6:30 AM हमेशा होता है। लेकिन फॉर ऑन अ सेफर साइड आपको हमेशा जो है सेंटर पे 6 बजे पहुंच जाना है, सुबह सुबह 6 बजे, है ना। आप जैसे सपोज आप मान लो गांधीनगर गए, तो गांधीनगर आप गए तो वहाँ पे सेंटर के पास एक आप होटल में या कहीं पे भी एक रेंट पे रह के आप रूम ले लो, और है ना उस सेंटर के पास ही आप एक रूम ले लो, और तुरंत अगले दिन 6:30 बजे का इसमें रिपोर्टिंग दे रखा है, लेकिन अगले सुबह आपको 5:45 से लेकर 6 तक ऑन टाइम आपको एंट्री आपको ले लेनी है ना। ये जो 6:30 AM है ये बेसिकली लास्ट जो कैंडिडेट्स हमारे आते हैं, सपोज कभी लेट हो गया किसी कारण से, तो वो उनके लिए है डेडलाइन है कि अगर आप 6:30 के बाद आते हो तो आपको नहीं लिया जाएगा। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि ऑन अ सेफर साइड आप 6 बजे तक पहुंच जाए वहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे जैसे ही आप वहाँ पे अप्रोच करोगे तो वहाँ पे कैंडिडेट्स की लाइन लगी होती है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे रिपोर्ट करना है, तुरंत वहाँ पे तुरंत आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब है, और है ना ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस आपको 6 बजे तक पहुंच जाना है। ठीक है, आइए और देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी हो, कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग लेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर टेस्टिंग, इसलिए 6:36 पे आपको पहुंच जाना है तुरंत, है ना। वहाँ पे आपको एक लाइन होगी, अच्छी खासी लाइन, तो आपको लाइन में फॉलो करना है। वहाँ पे आपके ऑफिसर्स आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे कि क्या क्या करना है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं। पेरेंट्स, अगर आपके साथ पेरेंट्स आ रहे हैं तो आप पेरेंट्स को वहाँ पे मतलब आप उनको बोलो कि मतलब आप अपनी कैंडिडेट्स की लाइन में खड़े हो जाओ, पेरेंट्स आपके साथ खड़े रहेंगे, और वो आपके गेट के बाहर तक ही आपको छोड़ सकते हैं। बाकी आपको अंदर खुद जाना पड़ेगा, आपको सारा खुद करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या प्रोसीजर होता है, वो तो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस, रिपोर्टिंग एंड टेस्टिंग, तो आपको रिपोर्ट करना है पहली बात। ठीक है, अब देखो रिपोर्टिंग में क्या होता है। पहली बात तो आपने अपने घर से डेट सेलेक्ट की, फिर आप वहाँ से टिकट आपने लिया, टिकट आपने रखा अपने पास, आपने पूरी पैकिंग की, आपने अभी मैं आगे बताऊंगा आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं। आपको ड्रेसेस, आपके पास ई टेबल्स या ई ट्रीज या टॉयलेटरीज, जो भी आपको ये सब है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आप एक सूटकेस या फिर आप एक बैग, है ना आपके पास, मतलब नॉर्मली जो होता है कि आप एक सूटकेस ले जाओ अपने साथ, है ना। सूटकेस मीडियम साइज़ का, या मीडियम साइज़ का एक सूटकेस ले जाओ जिसमें सारी चीज़ें ये हो जाएं, और नहीं तो बिग साइज़ का भी ले सकते हो, कोई उसमें वो बिग डील नहीं है। और आपके पास एक वो होना चाहिए बैग, है ना, स्कूल बैग टाइप होना चाहिए, वो आपके पास एक होना चाहिए। ठीक है ना, ये दो तो आपके पास होना चाहिए, 2 बैग्स आपके पास, और ये मिनिमम है, मतलब एनफ है आपके पास इतना होने के लिए। आपको बस एक कैरी बैग चाहिए कि स्कूल बैग, और एक आपका एक सूटकेस होना चाहिए जिसमें कि आप सारा जो है अपना लगेज वगैरह सब रख सको। तो ये दोनों बैग आप अपने साथ लेके अपने घर से निकलिए, अपने स्टेशन पे जाइए, ट्रेन पे या प्लेन पे, है ना। और एक बात और, ट्रेन की टिकट और प्लेन की टिकट और बोर्डिंग पास, ये दोनों अपने पास और अच्छे से रखिएगा, क्योंकि इसका मतलब जब आप सेंटर पहुंचोगे तो आपके पास इसका ये ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपके अकाउंट में मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट टाइमर्स एसएसबी के लिए होता है। इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, तो है ना। तो आपके पास एक सूटकेस होना चाहिए और एक आपके पास एक बैग होना चाहिए, बस ये 2 चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए, इससे ज़्यादा और मत ले जाओ, वरना है ना थोड़ी सी दिक्कत होती है ट्रैवलिंग करने में। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब देखो उसके बाद क्या होना है, तो मान लो आपको मिला इलाहाबाद सर्विसेज सिलेक्शन सेंटर, इलाहाबाद मिला आपको, आप गए अपने होम सिटी से, अपने होम टाउन से आप गए इलाहाबाद। ठीक है, वहाँ पे आप चाहे आप प्लेन से गए हो या फिर आप ट्रेन से गए हो। अगर आप ट्रेन से जाते हो तो रेलवे स्टेशन पे आपको वहाँ पे आप जैसे ही आप उतरोगे, तो अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो हमेशा स्टेशन पे आपके पास MCOs रहते हैं, है ना, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिसर्स, वो आपसे रहते हैं, आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे, है ना, डिफेंस पर्सनल्स को और सर्विस पर्सनल्स को, प्लस या फिर जो ऐसे कैंडिडेट्स आ रहे हैं जो NDA या फिर TES एंट्री या फिर और दूसरी टाइप्स की एंट्रीज़ के लिए जा रहे हैं, तो उनको वो असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो कि कैसे क्या क्या यहाँ पे रहना है, मतलब है ना, आप एक दिन पहले अगर रिपोर्ट करते हो तो आप कहाँ रुक सकते हो, कहाँ पे आपको रहना, तो ये सारी जो आपको डिटेल्स हैं रेलवे स्टेशन से लेकर सेंटर तक, ये सारी जो हैंडलिंग है वो आपका MCO आपको बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गई, तो यहाँ तक हो गया आपका सेंटर से रिपोर्टिंग डेट से एक दिन पहले का।
अब जिस दिन आपको रिपोर्टिंग करनी है वो देखो, है ना, तुरंत एकदम सुबह अच्छे से उठिए, एक एडिक्वेट रेस्ट लीजिए, रात भर अच्छे से सोइए ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे, आप एक्टिव रहें अगले दिन के लिए, है ना। तुरंत सुबह 4:30 to 5 के बीच में आप उठ जाओ एंड जस्ट डू ऑल द मॉर्निंग वर्क्स, जो सब कुछ करने के बाद फ्रेश होने के बाद तुरंत वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है 6 AM पे। 6 AM शुड बी अ प्रायोरिटी बेसिस। बस लास्ट कैंडिडेट 6:30 तक आ सकता है, उसके बाद वो नहीं लेंगे चाहे आप कितना भी हो जाओ, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी घर से लेकर सेंटर तक के आने की। अब सेंटर तक के आने की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो रिपोर्टिंग करोगे सेंटर पे, वहाँ पे ऑलरेडी कैंडिडेट्स की लाइन लगी होगी, तो आप समझोगे कि मुझे यहीं जाना है, आपको लाइन में खड़े हो जाना है। ऑफिसर्स आपको नेसेसरी डायरेक्शंस देते रहेंगे कि क्या क्या करना है ना। तो देखो रिपोर्टिंग, दिस कॉल लेटर अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड वुड बी द अथॉरिटी फॉर यू। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कॉल लेटर अलॉन्ग विथ योर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कौन सा है? यूपीएससी का एडमिट कार्ड, जो कि आपको एनडीए रिटन एग्जामिनेशन में आपका जो एडमिट कार्ड था। वुड बी द अथॉरिटी फॉर यू टू रिपोर्ट टू द नॉमिनेटेड एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड फॉर टेस्टिंग, ठीक है। नॉमिनेटेड जो आपको दिया गया हो, ये आपके पास एक प्रूफ होगा कि हाँ मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरे पास एक अथॉरिटी है कि मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। द सेम इज टू बी हैंडल्ड ओवर टू द बोर्ड, हैंडल्ड ओवर टू द बोर्ड ऑन अराइवल। जैसे आप अराइवल करोगे तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स खड़े होते हैं वो आपसे यही सारी चीज़ें जो है मांगते हैं। क्या क्या मांगते हैं अभी मैं देखूंगा। तो आपसे पहली बात तो एक आपका जो है एडमिट कार्ड और आपका कॉल लेटर, ये दोनों चीज़ मांगते हैं। एडमिट कार्ड का पहला या दूसरा पेज ही मांगेंगे, ज़्यादा नहीं मांगेंगे, ठीक है। यू मस्ट रिपोर्ट फॉर द इंटरव्यू ऑन द डेट टाइम एंड एड्रेस एज स्पेसिफाइड अबव। मैंने आपसे बोल दिया पहले से कि यहाँ पे जो आपका डेट टाइम है ना, ये आपका जो डेट ऑफ रिपोर्टिंग, टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, ये सब है। फिर AFSB सेंटर, यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना ही करना है एकदम एग्जैक्टली ऑन दैट डेट एंड ऑन दैट टाइम, ठीक है। लेट कमर्स ऑन एनी अकाउंट इंक्लूसिव ऑफ लेट रनिंग ऑफ ट्रेन्स बसेस विल नॉट बी एडमिटेड फॉर टेस्ट। इसलिए मैंने आपसे बोला कि टाइमली आपको ट्रेन बुक करनी है अपने डेट के हिसाब से। इसलिए पहले आप देख लो कि भाई मेरे पास टिकट अवेलेबल है कि नहीं, ट्रेन लेट तो नहीं चल रही है, ट्रेन शेड्यूल पे है, टाइम पे है। ये सारी चीज़ें आपको पहले देख लेनी है, उसके बाद आपको ये सब करना है ना। यहाँ पे देख लो ऑलरेडी लेट कमर्स ऑन एनी अकाउंट इंक्लूसिव ऑफ लेट रनिंग ट्रेन्स विल नॉट बी एडमिटेड फॉर टेस्ट, है ना। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आप चाहे कितनी भी आप फर्दर रिक्वेस्ट कर लोगे वो नहीं करने वाले, ठीक है। विल नॉट बी एडमिटेड लेट कमर्स। यू वुड बी रिक्वायर्ड टू शो योर एडमिट कार्ड, कॉल लेटर एंड आइडेंटिटी प्रूफ, ये वाला एडमिट कार्ड, कॉल लेटर, आइडेंटिटी प्रूफ, प्रेफरेबली जो है आधार कार्ड आपसे मांगते हैं। और बहुत सारे बच्चे आधार कार्ड ही लेके जाते हैं। बहुत ऐसे कम ही लोग होंगे जो या तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस या अपना पासपोर्ट दिखाते होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 90 to 95% बच्चे आधार कार्ड लेके जाते हैं एट द रिपोर्टिंग पॉइंट। काइंडली कीप देम हैंडी, अपने हैंड में रखिएगा, है ना। योर मोबाइल फोन, स्विच ऑफ एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट शुड बी सिक्योरली केप्ट इन योर लगेज। आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जो भी आप अपने साथ लाओ, चाहे टैबलेट हो, चाहे माइक्रोफोन, हेडफोन या ईयरफोन, जो भी आपके पास हो, आप उसको अपने बैग में सेफली रख दो, है ना। तो जैसे ही आप सेंटर पे पहुंचोगे तो तुरंत आपके पास जो लगेज है आपका वो डिपॉजिट हो जाएगा। स्विच ऑफ कर देना ताकि कोई रिंग ना आए, स्विच ऑफ कर देना। वो जो लगेज है आपका वो चला जाएगा सेंटर के अंदर, ठीक है। और देखो The first day consists of phase 1 and 2 testing, which lasts up to late evening hours. अभी phase 1 और phase 2 टेस्टिंग क्या होती है सब आपको आगे पता चल जाएगा। You are advised to take, देखो मैंने बोला था ना आपसे, you are advised to take adequate rest and come prepared for a long day of testing, है ना। इसलिए मैंने आपसे बोला कि आप एक adequate sleep लो, रेस्ट लो, ताकि आप अगले दिन के लिए प्रिपेयर हो सको। जो आपकी डे 1 की टेस्टिंग होती है, जब आप पहले दिन रिपोर्ट करते हो, नॉर्मली जो आपकी SSB होती है वो 5 दिन की होती है, 5 डेज़ की, है ना। तो आपका जो पहले दिन आपका जो होता है वो बेसिकली 2 टेस्ट होते हैं आपके, OIR और आपका होता है PPDD, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, है ना। ये आपके पहले दिन होते हैं। और AFSB में बेसिकली पहले दिन आपका वो साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हो जाता है, लेकिन बाकी सारे SSB में आपके 2, 3 और 4 इतने डेज पे आपका GTO, साइक और इंटरव्यू, ये 3 होते हैं। और 5वें दिन आपका कॉन्फ्रेंस होता है। उसके बाद आपका रिजल्ट आता है कि आप रिकमेंडेड हो गए कि नहीं हो गए। तो ये इन सारे पे आपके पास सेपरेट आगे आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रिपोर्टिंग क्या क्या करनी है। तो आपके यहाँ पे जो आपके पास होता है पूरे 5 दिन का प्रोसीजर होता है, 5 डेज प्रोसीजर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 फेज़ 1 क्या होता है भाई? फेज़ 1 आपका होता है कि आपका OIR और PPDD।
फेज़ 1 आपका जो है पहले दिन जो आपका टेस्ट होता है वो आपका जो होता है OIR और PPDT। यदि आप फेज़ 1 को क्रॉस करते हो तब आप फेज़ 2 में रुकते हो नेक्स्ट 4 डेज़ के लिए या नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए, जो भी आप सही समझे, है ना। तो आपको फेज़ 1 पार करना होता है OIR एंड PPDT, एंड फेज़ 2 में आपको तब आप जाके फेज़ 2 के लिए क्वालिफाई होते हो, तब आप 4 दिन वहाँ रुक सकते हो। लेकिन सपोज आपने फेज़ 1 में ही मतलब आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं रही एज कम, है ना, तो अगर आपने OIR PPDT में कुछ भी अच्छे से मतलब आपने अपना बेस्ट उसमें नहीं दिया तो आपको कह सकते हैं पहले दिन आपको रूट बैक कर देंगे, मतलब आपको भेज देंगे पहले दिन। तो वो कंडीशन ना हो, इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर होके आइए, है ना। ये फुल डे पूरी टेस्टिंग चलेगी, इसलिए अच्छे से एक एक्टिव माइंड के साथ आइए और अपना बेस्ट दीजिए। यू नीड टू बी अटायर्ड अप्रोप्रिएटली इन कंफर्टेबल ड्रेस। कंफर्टेबल ड्रेस, अब देखो, अब यहाँ पे ड्रेस क्या पहन के आनी रिपोर्टिंग टाइम में, रिपोर्टिंग में क्या ड्रेस पहननी है तो वो भी सुनो। देखो वैसे तो यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फर्स्ट टाइमर्स हैं तो उनको पता नहीं होता है। अगर फर्स्ट टाइमर्स की स्पेसिफिकली अगर फर्स्ट टाइमर्स की बात करूँ तो हो सकता है बहुत लोगों को पता हो, नेट आ गया है आजकल तो बहुत सबको पता ही है, लेकिन कुछ लोग को नहीं पता होता है तो वो और नॉर्मल सिविल ड्रेस में आ जाते हैं, ठीक है, जैसे पैंट शर्ट्स जीन्स ये इन सब में आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसमें नहीं आते हैं, वो प्रॉपरली ड्रेस होके आते हैं, है ना। किस में आते हैं, एक आपके पास फुल शर्ट एंड ट्राउजर्स, फुल शर्ट एंड ट्राउजर्स में वो ड्रेसअप होके आते हैं विद ब्लैक शूज़, ठीक है, इन सब में वो ड्रेसअप होके आते हैं। तो इन सब में आपको ड्रेसअप होके आना है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है। फुल प्लेन शर्ट, है ना। तो ये आपका जो है ये आपका किस में आ जाएगा, फॉर्मल ड्रेस में आ जाएगा। तो ये आपको फॉर्मल ड्रेस क्या क्या कितनी कितने ड्रेसेस लगानी है वो सब आपको बाद में बता दिया जाएगा, पहले तो ये सब देख लेना कि आपको इसमें रिपोर्टिंग करनी है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप चाहो तो सिविल में आ सकते हो, लेकिन एक अच्छा मतलब वो होता है ना कि पहली बार आ रहे तो एक मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स आप देखोगे कि पहले से ही ये इन सब में ड्रेस होके आए, तो आपको भी इस समय ड्रेस होके मतलब ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस जाना चाहिए। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स क्या के लिए जाने हैं, जब आप वहाँ पे लाइन में खड़े रहोगे, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होगे तो डॉक्यूमेंट्स क्या के लिए जाने हैं उसको सुनो ध्यान से। पहला तो आपके पास ये कॉल लेटर होना चाहिए, कॉल लेटर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपके पास इंडेमनिटी बॉन्ड होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इंडेमनिटी बॉन्ड क्या है आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, ये होना चाहिए। तीसरा आपके पास आधार कार्ड, फिर यूपीएससी का एडमिट कार्ड, और पांचों आपके पास होना चाहिए क्या, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ये 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर इन 5 चीज़ों में से कोई भी आपके पास है ना नहीं है तो आपको तुरंत वहाँ से हटा दिया, तुरंत वहाँ से आपको रूट बैक कर दिया जाएगा, है ना, आप डॉक्यूमेंट आउट हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस आपके पास होनी चाहिए एटलीस्ट उस समय, ताकि आप अंदर हो सको, है ना। क्या क्या, कॉल लेटर, इंडेमनिटी बॉन्ड, आधार कार्ड, यूपीएससी एडमिट कार्ड और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको आरोग्य सेतु ऐप से इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब आपके पास हाँ कि आपको कोई सिम्टम नहीं है जिससे कि दूसरे कैंडिडेट्स अफेक्ट हों, ऐसा कोई सिम्टम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो आपसे एक सर्टिफिकेशन मांगते हैं कि हाँ मैं ये है मेरे पास, फर्स्ट सेकेंड डोज और प्रिकॉशनरी डोज के साथ आपका ये पूरा जो है लाइंड अप होना चाहिए, ठीक है। ये 5 चीज़ें जो है एकदम होना ही चाहिए आपके पास, आप उसको अपने हाथ में, है ना, आपके पास बहुत टाइम रहेगा बिकॉज वहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, तो आपके पास आप अपने फाइल में से ये सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल देना और अपने हाथ में रख लेना, जिससे कि आपके पास वो बाहर जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपसे मांगेंगे, वो दे देना उनको। अब देखो, द टेस्टिंग शेड्यूल इज इन 2 phases। अच्छा एक बात और, जब आप आओगे ना तो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी वहाँ पे, ताकि आपको कोई कोविड सिम्टम ना हो, ये सब देखने के लिए आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, है ना। आप अपने साथ फेस मास्क, हैंड सैनिटाइज़र या फेस शील्ड ये भी अपने साथ रखिएगा। वैसे तो अभी फ़िलहाल उतना नहीं चल रहा है, लेकिन जब मतलब कोविड अगर होता है तो वो आपको ज़रूर इसमें करते हैं कि आपके पास एक हैंड सैनिटाइज़र और एक फेस मास्क होना चाहिए। फेस शील्ड ना हो तो भी चलेगा, लेकिन ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, आपका टेम्परेचर चेक होगा, नॉर्मल होगा तो आपको एंट्री मिल जाएगी, है ना। आपके पास एक, या तो आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले लो आरोग्य सेतु ऐप से, या फिर आप RT-PCR डाउनलोड, RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, बस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर, कितने कितने फेजेस में क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर आपका होगा। तो द टेस्टिंग शेड्यूल इज इन 2 phases एंड नॉर्मली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 6 days एज विल बी एज फॉलोज। 5 days आपका जो प्रोसीजर होता है वो आपका जो है आर्मी और नेवी के लिए होता है,
आर्मी और नेवी के लिए। और जो 6 डेज़ का प्रोसीजर होता है वो बेसिकली आपका होता है एयरफोर्स के लिए, है ना। एक एक्स्ट्रा आपका जो दिन होता है वो आपका CPSS या फिर PABT के लिए जो आपका टेस्ट होता है वो उसके लिए होता है। बाकी आर्मी नेवी का नॉर्मली 5 डेज़ होता है। उसके बाद आप मेडिकल के लिए जाते हो, आपका मेडिकल करवाने, ठीक है। अब देखो डे वन में आपका 2 फेज़ होता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप अगर फेज़ 2 आप तभी दे सकते हो जब आप फेज़ 1 में क्वालिफाई करो, वरना यदि आप देखो जितने भी कैंडिडेट सिलेक्शन सेंटर पे आते हैं, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद और सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद सभी बच्चे फेज़ 1 देते हैं। सभी बच्चे जो है फेज़ 1 देते हैं। फेज़ 1 में आपका ऑफिसर्स इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट यानी कि OIR टेस्ट होता है, और आपका ये पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया PPDT एंड OIR, ये दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट चेक। अच्छा, इन दोनों इन दोनों में यदि आपने अच्छा परफॉर्म किया, उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपने परफॉर्म किया, तो आपको फेज़ 2 के लिए एंट्री मिल जाती है। आप फेज़ 2 के लिए वैलिड हो, वरना आप फेज़ 1 से ही बाहर हो जाओगे उस समय। फेज़ 1 आपका हो जाएगा पूरा, है ना, तो आप फेज़ 1 के बाद आपको रूट बैक कर दिया जाएगा वहाँ से। अच्छा, एक बात और, जैसे ही वहाँ पे आप एंट्री लोगे सुबह, एंट्री लेने के बाद आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स वो पहले चेक होंगे, ये सारे जो मैंने अभी आपको यहाँ 5 बताए यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका लगेज वगैरह वहाँ पे आपका डिपॉजिट हो जाएगा, तो इसलिए मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, ईयरफोन्स, ये सब जो है अपना फ़ोन में सिक्योरली उसको अपने बैग में सिक्योरली उसको रख दीजिएगा। वो सारा जो है आपका लगेज वेरीफाई होने के लिए वो है डिपॉजिट हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद आपको एक हॉल में बैठाया जाएगा। पहले तो आपको नाश्ता करवाया जाएगा वहाँ पे, है ना। सुबह आप आए हो तो कुछ खा के तो और नॉर्मली नहीं आते हो तो आपको वहाँ पे थोड़ा नाश्ता ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। 10-20 मिनट्स का ब्रेकफास्ट होगा। उसके बाद जो है आपका तुरंत ये जो है फेस टेस्ट ये आपके शुरू हो जाएंगे पहले वाले, ठीक है। ऑफिसर्स इंटेलिजेंट रेटिंग टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट, ये दोनों आपके टेस्ट जो है शुरू हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट चेक होगा उन्हीं का जो सिर्फ फेज़ 1 क्वालिफाई करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अगर 400 to 500 कैंडिडेट्स आते हैं तो उनमें नॉर्मली मतलब 100 to कैसे बोलें, जैसे 80 to 100 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है फेज़ 2 के लिए, ठीक है। तो देखो कितना टफ कंपटीशन है। 80 to 100 या कभी कभी 120 मैक्सिमम जाता है, मैक्सिमम 150 तक जाएगा अगर इतने कैंडिडेट्स आते हैं, तो उसके ऊपर नहीं जाएगा। और वो होता है बेसिकली आपके अकोमोडेशन के हिसाब से कि कितने लोगों को इनटेक हमें करना है, वो ना उनके कैंडिडेट्स अकोमोडेशन में भी होता है, तो वो सब उनकी बातें हैं। बाकी हम यहाँ देखते हैं, है ना। इसमें आपको अपना बेस्ट देना है अगर आपको 5 दिन वहाँ पे रुकना है तो, वरना अगर आप इसमें थोड़ा सा अगर लैग कर गए तो फेज़ 1 से आप बाहर हो जाओगे। दूसरा, कैंडिडेट्स नॉट रिकमेंडेड इन फेज़ 1 विल बी रूटेड बैक, है ना। मैं यही तब से बोल रहा हूँ कि जो कैंडिडेट्स रिकमेंड नहीं हुए फेज़ 1 में वो फेज़ 2 के लिए रूट बैक हो जाते हैं, वो मतलब रूट बैक हो जाएंगे, फेज़ 2 वो नहीं दे पाएंगे। अच्छा, यदि आप फेज़ 1 के लिए क्वालिफाई कर गए तो उसी दिन शाम को आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। लेकिन ये साइकोलॉजिकल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स में होता है, AFSB में होता है, ठीक है, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में। लेकिन यदि हम आर्मी या नेवी की बात करें, आर्मी नेवी की बात करें तो वो सेकंड आपका जो होता है सेकंड डे पे होता है। क्या? साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट ये आपका ग्रुप टेस्ट और इंटरव्यूज़, ग्रुप टेस्ट इंटरव्यूज़, है ना, ये सारे जितने भी हैं ये सारे आपके एक अलग से हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। बोर्ड कॉन्फ्रेंस लास्ट डे होता है जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है, उससे जस्ट एक 2 घंटा पहले आपकी बोर्ड कॉन्फ्रेंस होती है ना। आपके सामने ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स पूरे बैठे होंगे, 10 to 12 ऑफिसर्स, वो सब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा 2-3 मिनट का होता है। तो बोर्ड कॉन्फ्रेंस ये सब आपको होता है। उसके बाद आपका जो है रिजल्ट आता है। और जो रिकमेंडेड हो जाते हैं डे 5 के बाद, वो कॉन्फ्रेंस के बाद अपना डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। और जो नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं वो डिपार्चर हो जाते हैं, मतलब कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ से वो चले जाते हैं 5वें दिन के बाद, ठीक है। नोट फॉर 3 and 5 AFSB। अब 3 और 5 AFSB कौन कौन सी है देख लेते हैं। तो 3 हमारी है गांधीनगर और 5 हमारी है आपकी ये गुवाहाटी, ठीक है। तो देखो एक्चुअली क्या यहाँ सीन, देखो ये जो डे 6 वाली बात है ना, डे 6 वाली सिर्फ AFSB के लिए, एयरफोर्स कैंडिडेट्स के लिए। तो देखो ये उनके लिए होता है जो यहाँ पे डे 5 में जो रिकमेंड हो गए वो डे 6 में जाते हैं, डे 6 में। लेकिन ये सिर्फ उनका होता है जो 1, 2 और 4, यानी कि जो देहरादून, मैसूर और गांधी, ये देहरादून, मैसूर और वाराणसी, इन 3 AFSBs में जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका अगले ही दिन उनका CPSS या PABT हो जाता है। लेकिन जो 3 और 5 होते हैं, जो 3 और 5 होते हैं वो
उनको अगर वो रिकमेंड होते हैं तो उनको 1 to 4 AFSB भेजा जाता है फॉर CPSS टेस्ट एज पर द अलॉटेड डेट, मतलब उनको एक डेट अलॉट होगी अलग से ताकि वो यहाँ पे जा सकें जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। तो डे 6 सिर्फ छठवां दिन उन्हीं का होता है जो एयरफोर्स में होता है, बाकी 5वें दिन में हमारा इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी का हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स, अब डॉक्यूमेंट्स क्या कराना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। You are required to bring the following relevant documents for verification along with 2 photocopies of each document listed at 3A। जहाँ भी listed है आपको उनकी photocopies लानी है with the original। Only the original documents mentioned below should be kept in a leaf folder। या आप leaf folder ले लो या फिर आप envelope ले लो, जिसमें भी ले लो, है ना। Original matriculation, secondary school पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स इश्यूड बाय CBSE एंड ICSE स्टेट बोर्ड, है ना, मतलब आपका क्लास 10th का बेसिकली ये बोलना चाह रहा है, क्लास 10th का आपका जो है का मार्कशीट्स एंड पास सर्टिफिकेट, है ना। कुछ बोर्ड्स में शायद सिर्फ पास सर्टिफिकेट दिया जाता है या कुछ में मार्कशीट दिया जाता है, तो आप वही लेके चले जाओ, है ना। ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन ओरिजिनल होना चाहिए, इशूड बाय CBSE ICSE और एनी अदर स्टेट बोर्ड और एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंडिकेटिंग, मतलब वो आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ आपके लिए चेक करने के लिए वो आपसे इसका मंगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है ओरिजिनल मार्कशीट्स एंड पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12 10+2। ठीक है, ये आपका होना चाहिए, ये और ये तो आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट, in case of any document mentioned in para 3AB above is computer generated or photocopy, the same must be attested by school, college, university authority with stamp and seal। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास उसकी फ़ोटोकॉपी है तो वहाँ पे बेसिकली अगर वो फ़ोटोकॉपी आपके पास ओरिजिनल नहीं है, फ़ोटोकॉपी है, तो वहाँ पे आपके स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी द्वारा उस पर अटेस्टेड होना चाहिए विद स्टैम्प एंड स्टील। अच्छा, बोनाफाइड क्या होता है? बोनाफाइड सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी होता है जो फिलहाल इस समय क्लास 12th में हैं और क्लास 12th में वो अपना बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, दोज हुज रिजल्ट्स आर अवेटेड। ठीक है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको इस कॉल अप लेटर के एंड में मिलेगा। ठीक है, should be strictly as per the format available at annexure to this call letter। candidates appearing in 10+2 examination in academic year, अब जो भी academic year आपका है, सपोज ये पिछले साल का है तो इस साल का आपका 2024-25 हो जाएगा, are not eligible to appear in SSB। ठीक है, तो ये सब वो देख लीजिएगा। ठीक है ना, बोनाफाइड सर्टिफिकेट मतलब उन लोगों के लिए होता है जिनका रिजल्ट सभी बचा हुआ है, जिनका रिजल्ट सभी आना बाकी है। ठीक है, अब देखिए, the candidate should not have any current backlog at the time of appearing for SSB interview। in case the candidate has cleared the backlog, the same should be substantiated with original or attested copy ऑफ मार्कशीट इशूड बाय द कॉलेज और यूनिवर्सिटी। मतलब कोई बैकलॉग होना है, कोई बैक ईयर या फिर ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, है ना। मेडली रीअपियरिंग इन दैट सब्जेक्ट विल नॉट बी कंस्ट्रूड एज क्लियरिंग द बैकलॉग। तो उनको एक ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स जैसे आप अपने स्पोर्ट्स में या म्यूज़िक में या किसी और कंपटीशन में, सपोज हैंड राइटिंग कंपटीशन या कोई भी ऐसा कंपटीशन है, मतलब बेयर मिनिमम आप क्लास मॉनिटर हो या फिर आपको किसी क्लास जैसे होता है ना हाउस कैप्टन या ग्रुप कैप्टन बना दिया या अपने स्कूल का या अपने क्लास का मॉनिटर बनाया, या फिर आप स्पोर्ट्स कैप्टन हो या फिर आप स्पोर्ट्स या कहीं से भी आप कुछ जो भी आपके पास जितनी अचीवमेंट्स हैं म्यूज़िक से लेकर स्पोर्ट्स तक, स्पोर्ट्स से लेकर और एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी है, जितने सर्टिफिकेट्स आप सभी लेके जाओ, है ना। आपके पास एक अपर एज रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। तो अगर आप ये सब लेके जाते हो तो आपका जो इंटरव्यू होता है ना, इंटरव्यू में आपसे ये सब मांगते हैं कि हाँ मेरे पास इनका एक एक्स्ट्रा करिकुलर मेरे पास है तो मैं इसमें एक अच्छा एज दे सकता हूँ। चाहे आपको कोई भी मेडल मिला हो या कोई भी सर्टिफिकेट, सब कुछ लेके जाना। ओरिजिनल NCCC सर्टिफिकेट ये भी लेके जाना साथ में, ये आपको हो सकता है अच्छा पड़े। NOC फ्रॉम एम्प्लॉयर of candidates working in central state governments or public sector undertakings। NOC is mandatory irrespective of the candidate being a permanent employee or contractual employee। तो ये भी देख लेना। ठीक है, ओरिजिनल वैलिड कॉमर्शियल पायलट्स लाइसेंस इशूड बाय DGCA if applicable, ये भी देख लेना। ठीक है, हार्ड कॉपी ऑफ रेलवे बस टिकट्स, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। हार्ड कॉपी ऑफ रेलवे बस टिकट्स ये होना चाहिए एकदम। एंड अ कैंसल्ड रेलवे बस टिकट या फिर एयर टिकट का भी लिख सकते हो यहाँ पे। एयर टिकट के साथ अगर आप एयर टिकट ले जा रहे हो ना तो एयर टिकट के साथ आपको यहाँ पे बोर्डिंग पास भी ले जाना पड़ेगा, बोर्डिंग पास। एंड अ कैंसल्ड चेक या फिर फोटोग्राफी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पास, ये भी आपको ले जाना पड़ेगा। अभी मैं बताऊँगा इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, सपोज आप थर्ड क्लास स्लीपर
थर्ड एसी से, है ना, थर्ड एसी से आप ट्रैवल कर रहे हो, थर्ड एसी से, सपोज थर्ड एसी से, या फिर आप स्लीपर में आ रहे हो, या फिर आप एयर बस, या फिर आप बस से आ रहे हो, या फिर एयरप्लेन से आ रहे हो, किसी से भी आ रहे हो, ठीक है। तो उस केस में आपको आपने जितना भी आपने टिकट पे लगाया है, तो अगर आपके पास ये सारी की सारी वैलिड चीज़ें आपके पास रहेंगी तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाता है, ठीक है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइमर्स एसएसबी के लिए होते हैं, जो अपनी लाइफ में पहली बार एसएसबी देने जा रहे हैं, चाहे आप इंडियन आर्मी से हो, चाहे आप नेवी से हो, चाहे आप इंडियन एयरफोर्स से हो। अगर आप पहली बार एसएसबी देने जा रहे हैं तो आप ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए एंटाइटल्ड होंगे, मतलब आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाएगा। सपोज आपने थर्ड एसी में ट्रैवल करके आप आए, तो आपको जितना भी अमाउंट लगा हुआ सारा का सारा अमाउंट आपके अकाउंट में मतलब चला जाएगा, है ना, फॉर रिफंड ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंसेस। द बैंक अकाउंट शुड बी सेम एज अपलोडेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन मतलब जो अपने जॉइन इंडियन आर्मी में, या तो अपने पेरेंट्स के साइड पे आप जाके मतलब अपना पेरेंट्स के बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालो, या फिर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाल दो, है ना, तो वही होना चाहिए। शुड बी द सेम एज अपलोडेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये सब आपका होना चाहिए, तब जाके आपको इसका ट्रैवलिंग अलाउंस मिल सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज़ इसको लेके जाइएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। कैंडिडेट्स टू ब्रिंग द वैलिड फोटो आईडी अलॉन्ग विद अ फोटो कॉपी, है ना, एक आपके पास ओरिजिनल फोटो कॉपी, प्रेफरेबली क्या होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना ही होना चाहिए। आधार कार्ड तो सबके पास होता है, ये लेके जाना, और प्लस इसकी 2 फोटो कॉपी लेके चले जाना, 2 फोटो कॉपीज़, 2 फोटो कॉपीज़, ठीक है। कॉलेज आईडी फॉर द मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होता होगा, लेकिन फिर भी अगर वो है तो अपनी कॉलेज आईडी लेके जा सकते हैं। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इंडियन पासपोर्ट, ये सब लेके जाना। ऑल रिकमेंडेड कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ 2 गैजेटेड ऑफिसर्स और ट्रस्टवर्दी पर्सन। अच्छा, इसका जो है वो नीचे आपके पास आएगा अभी, है ना, या देखो यहाँ पे आपके पास ये होता है ट्रस्टवर्दी पर्सन या 2 गैजेटेड ऑफिसर्स का जो है आपके पास ये होता है, ये देखो ना, डिटेल्स ऑफ गैजेटेड ऑफिसर्स इन ब्लॉक, 2 गैजेटेड ऑफिसर्स या फिर ट्रस्टवर्दी पर्सन। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, इसको भी देख लेते हैं। नॉट इन ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन मतलब आपके पेरेंट्स नहीं होने चाहिए, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर आपके रिलेटिव से नहीं होना चाहिए। टू whom you are known personally to facilitate verification. They should be residing preferably near your place of residence. You are required to carry the details, है ना, मतलब आप अपने नेबर से, है ना, अगर आपके नेबर्स हों, पड़ोसी हों आपके, तो आप उनसे अपने जो है आप उनका जो है नाम, डेजिग्नेशन और एड्रेस, ये सारी की सारी जो है अभी जो मैंने आपको टेबल दिखाया जिस फॉर्मेट में, वो सब आप उनसे लिखवा लेना, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है दे शुड बी प्रेफरेबली रिसाइडिंग नियर योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ये मतलब आपके घर के पास होने चाहिए, लेकिन वो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए, मतलब आपके माता पिता या फिर आपके रिलेटिव नहीं होने चाहिए। आप उनका अपने पड़ोसी ले सकते हो, या फिर आप अपने कोई दोस्त ले सकते हो, किसी दोस्त को, या फिर आप अगर गांव में हो तो गांव का सरपंच ले लो, या फिर आप किसी शहर में हो तो आप किसी नॉन गैजेटेड ऑफिसर, है ना, जो भी आपके मतलब पहचान में हो तो उनसे आप करवा सकते हो, लेकिन आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज्ड टू ब्रिंग 25 कॉपीज़, इसको ध्यान रखिएगा, 25 कॉपीज़ ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए, कलर फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, ठीक है। 25 कॉपीज़ आपको लानी पड़ेगी, कहीं कहीं 30 भी होता है तो 30 लेके चले जाना ऑन अ सेफर साइड। टेकन इन लाइट कलर्ड क्लोथ्स अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड, ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए भाई, है ना। देखो भाई, ये सब इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप कहीं भी कोई पॉइंट मिस ना करो, बिकॉज कैंडिडेट्स थोड़े से मिस कर जाते हैं। द कैंडिडेट्स शुड बी विजिबल इन फुल फेस एंड बोथ ईयर्स, दोनों कान होने चाहिए और फुल फेस होना चाहिए, ये सब जो है नॉर्मल तो आपको पता ही है। अब देखो रिक्विजिट्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे रिक्विजिट्स मतलब होते हैं क्लोथ्स, ठीक है, यहाँ पे देखना रिक्विजिट्स क्या क्या होती हैं, तो इसको हम समझते हैं, इस पर थोड़ा सा हम ज़्यादा जोर देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यू आर एडवाइज टू ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग। तो इन्होंने यहाँ पे सिर्फ ड्रेस का दिया है, मैं ड्रेस के साथ साथ आपको और भी चीज़ें बता दूंगा जो वहाँ पे आपको मतलब रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो ड्रेसेस में देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे क्या क्या है। तो पहली बात तो आपको क्या ले जाना है, आपको सूटकेस एक ले जाना है, सूटकेस विथ लॉक, इसको ध्यान रखिएगा, विथ लॉक एंड की, है ना, फॉर सेफ्टी पर्पजेस के लिए आपको यहाँ पे अपने साथ एक लॉक ले जाना, उसको लगा देना, बिकॉज यू नो कभी भी क्या क्या हो सकता है। तो वैसे तो वहाँ पे आपका सुरक्षित रहेगा, लेकिन फिर भी आप एक अपने, है ना, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आप इसको लेके जाना। सूटकेस ले जाना है, और आपको एक ये स्कूल बैग टाइप आपको बैकपैक ले जाना है, ठीक है। ये तो आपके पास रहेगा तो चल जाएगा, काम हो जाएगा बस। और एक बॉटल रख लेना, बॉटल बैग में ही रहेगा, ठीक है ना। अब आपको रिक्विजिट्स देखो क्या है, अब आपको सूटकेस में लाना क्या क्या है।
ये समझो। तो सूटकेस में आपको क्या क्या लाना है, तो एक तो आपका मैं यहाँ पे 3 तरह की ड्रेसेस बताता हूँ। एक नॉर्मल है ना, एक आपका जो है इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू कह दो या फिर आप मेस में कह दो, मेस में इंटरव्यू, मेस और रिपोर्टिंग। इंटरव्यू के लिए, मेस के लिए, रिपोर्टिंग के लिए और कॉन्फ्रेंस के लिए। इन 4 चीज़ों के लिए जो है आपको क्या क्या ले जाना है वो देख लेते हैं। आपको यहाँ पे 1 पेयर ऑफ फॉर्मल्स है ना, वाइट शर्ट। अच्छा ये तो सॉरी, ये ग्रुप टेस्ट के लिए आपका हो जाएगा। इसकी बात करें इंटरव्यू, देखो 2 पेयर्स ऑफ फॉर्मल ड्रेस, ठीक है। फॉर्मल ड्रेस मतलब पिंक प्लेन लाइट कलर्ड शर्ट और विथ और विदाउट टाई, विथ और विदाउट टाई। आप चाहे टाई लगा लो, आप चाहे टाई ना लगाओ, ये आपके ऊपर है, कंप्लीटली एट योर डिस्क्रिप्शन। डार्क कलर ट्राउजर्स एंड फॉर्मल शूज़, वही जो आपके ब्लैक कलर के शूज़ आते हैं वो भी ले जाना है ना, एक शूज़ है ना। 2 सेट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 2 सेट्स ऑफ फॉर्मल्स। फॉर्मल्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, प्लेन लाइट कलर शर्ट और विद और विदाउट टाई, डार्क कलर ट्राउजर्स, ठीक है, और फॉर्मल शूज़। 1 पेयर ऑफ ब्लैक शूज़, ये ठीक है, ये आपको मस्ट है। चाहे आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, चाहे आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, चाहे आप मेस में हो, चाहे इंटरव्यू में हो, ठीक है। मेस मतलब मेस और कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू वो तीनों उन्हीं के लिए होगा जो फेज़ 2 में, जो पहले फेज़ 1 में क्वालिफाई हो गए। जो फेज़ 1 में बाहर चले गए उनके तो उनका कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं है। लेकिन जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तभी आपको ये सारी चीज़ें जो है एज अ प्रायोरिटी आपको पहन के आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा तीसरा जो है आपका वो बेसिकली होता है आपका GTO ग्रुप, है ना। GTO टेस्ट के लिए ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स, ग्रुप टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, इन सब के लिए आपको अलग से पहन के आना पड़ेगा। क्या उसके लिए भी हम देख लेते हैं। 1 पेयर ऑफ वाइट शर्ट, 1 पेयर ऑफ वाइट शर्ट्स एंड T-शर्ट। अब देखो एक बात और, ये जो है आपका, ये आपका समर्स में चल जाएगा, समर्स में या फिर जो आपका मॉनसून है उसमें तो चल जाएगा। मॉनसून में एक अलग से रेनकोट लेके जाना, बाकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि विंटर्स हो तो, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है विंटर क्लोथिंग एज पर वेदर। कहने का मतलब ये है कि यदि ये तो आपका समर्स में चल जाएगा, लेकिन अगर आप विंटर में SSB करने जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो विंटर्स में आपको एक कोट पैंट, है ना, कोट आपका सही रहेगा, कोट पैंट सिलवा लेना। कोट पैंट जो है वो ब्लेज़र, स्वेटर्स, है ना, ब्लेजर्स हो गए या फिर आपके स्वेटर्स हो गए, ये सब भी आपको लेके जाना पड़ेगा। ये आपके बेसिकली तब होगा जब विंटर सीजन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ये सब आपको लेके जाना है। ये सब भी आपके पास कम से कम इसके 2-2 सेट होने चाहिए, है ना, 2 सेट्स, ठीक है। GTO के लिए आपको, अगर आप समर में हो, इसके लिए भी हमारे पास 2 केसेस आते हैं। या तो आप समर में हो तो क्या क्या ले जाना है, विंटर में हो तो क्या क्या ले जाना है, ठीक है। समर्स में, विंटर्स में, तो समर्स में आपको 1 पेयर ऑफ वाइट शर्ट या टी-शर्ट, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, ट्रैक सूट, सॉक्स एंड अ पेयर ऑफ स्पोर्ट शूज़। मतलब आपको क्या क्या ले जाना है, अगर समर है तो 2 टी-शर्ट्स, 2 शॉर्ट्स, अगर ठंडी पड़ रही है तो अगर ठंडी है तो वहाँ पे आप ट्रैक सूट ले जा सकते हो, नहीं तो ट्राउज़र ले लो, नहीं तो शर्ट ले लो, ठीक है। समर में आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से वाइट, प्रेफरेबली वाइट होना चाहिए, वाइट टी-शर्ट, 2 वाइट टी-शर्ट ले जाना, 2 वाइट ट्राउजर्स ले जाना, सॉक्स भी वाइट कलर के होने चाहिए, एंड 2 सॉक्स ले जाना, एंड अ पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज़, वाइट, ये भी वाइट होना चाहिए। यानी कि मतलब आप टोटली वाइट जो है आपका होना चाहिए, मतलब प्रेफरेबली वाइट होना चाहिए। बाकी आप शूज़ कोई भी पहन के आ सकते हो, स्पोर्ट्स शूज़ होना चाहिए ताकि आपकी ग्रिप अच्छी रहे और जो आपको GTO में जितने भी टास्क मिलते हैं, टोटल 9 टास्क होते हैं, वो आप अच्छे से कर पाएँ। उसके लिए आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अच्छे से स्पोर्ट्स शूज़ लें और उसको पहन के आएँ, ठीक है। वीमेन कैंडिडेट्स के लिए आप डार्क कलर शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, ट्रैक पैंट्स या सलवार सूट आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपको जो है समर और विंटर में आप ट्रैक सूट ले जाना, फुल लोअर ट्राउजर्स ले जाना और फुल शर्ट ले जाना, और समर्स में हाफ टी-शर्ट ले जाना और शॉर्ट्स ले जाना, बस, है ना। और सॉक्स और पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज़, ये तो ज़रूरी है, बिना इसके करोगे क्या। इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको ग्रुप टेस्ट का बता दिया। अच्छा ये सब तो हो गया इसका। लेकिन जब आप
आप जैसे आप होस्ट जैसे मान लो आप अकोमोडेशन में रह रहे हो, सपोज जैसे आपका जीटीओ हुआ, तो जीटीओ के आने के बाद आप क्या करोगे, तो उसके लिए आप नॉर्मल ड्रेसेस अपने ले जाना, नॉर्मल ड्रेसेस भी होते हैं, है ना, नॉर्मल ड्रेसेस जो आप हॉस्टल में अगर आप जैसे अकोमोडेशन होता है ना, कैंडिडेट्स अकोमोडेशन कहते हैं उसको, तो आप जब आप रुकोगे वहाँ 4 दिन के लिए, तो जैसे रात में सोने के लिए या फिर दोपहर में सोने के लिए, तो वहाँ पे आप नॉर्मल ड्रेस पहन सकते हो। कई जगह कई एसएसबीज में, कुछ एसएसबी में कैफेटेरिया भी होता है, तो वहाँ पे आप जाके थोड़ा सा मतलब रिफ्रेशमेंट कर सकते हो, कैंटीन हो सकता है, वहाँ पे जा सकते हो। टीवीज़ लगी होती तो आप खुद थोड़ा देख सकते हो अपने रिफ्रेशमेंट के लिए, बाकी ये सब होता है, ठीक है ना। नॉर्मल ड्रेसेस जैसे आप घर में अपना जो है लोअर वोअर पहन सकते हैं, या शर्ट्स हो गए, ये सब आप जो नॉर्मल टाइमिंग में है वो सब आप कर सकते हैं, है ना। बाकी आप जीटीओ इंटरव्यू और मेस प्रीमाइसेस के लिए स्ट्रिक्टली ड्रेस कोड फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये सब तो हो गया आपका ड्रेसिंग सेंस का और डॉक्यूमेंट्स का। अभी हमको और क्या क्या चाहिए होगा, तो देखो और जो है हमें टॉयलेटरीज ले लो, जैसे टॉयलेटरीज आपका हो जाएगा, है ना, वो सब तो आपको ले ही जाना पड़ेगा, जैसे सोप्स हो गए या शैम्पूज हो गए या शेविंग क्रीम्स, टंग क्लीनर, टूथपेस्ट, ये सब जो है आपका जो टॉयलेटरीज हैं ये सब आप लेके जाना है, ये सब तो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं। और कुछ ईटेबल्स हैं, तो ईटेबल्स वैसे शायद अलाउड नहीं होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू कैरी एनी होम मेड और पैक्ड फूड आइटम्स ऑन द, कहीं मतलब अलाउड हो जाता है, आप ले जा सकते हो, लेकिन कहीं अलाउड नहीं होता, जैसे इस वाले बोर्ड में अलाउड नहीं है, तो आप इसको अंदर ही रख दो। वैसे आपको बता देंगे कि आप ले जा सकते हो कि नहीं, इसलिए आप जो भी है अपने हिसाब से रख लेना। टॉयलेटरीज के बाद आपको फोटोग्राफ्स, आपको मैंने बता ही दिया, 25 फोटोग्राफ आपको ले ही जाने हैं, है ना। और राइटिंग मटेरियल रख लेना, राइटिंग मटेरियल में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जैसे पेन, ब्लू ब्लैक दोनों चल जाएगा आपके पास, ब्लू ब्लैक आपके पास दोनों यहाँ पे हो जाएगा, प्लस आपके पास होना चाहिए पेंसिल और इरेज़र, ये आपके पास होना चाहिए, पेंसिल इरेजर शार्पनर ये सब आपके पास जो होना चाहिए, है ना, ताकि आप जो है साइकोलॉजिकल का जो टेस्ट होता है ना, साइकोलॉजिकल में आपको अपनी वो मिलती है डोजियर क्या होता है, डोजियर एक बेसिकली बुकलेट होता है जो साइकोलॉजिकल टेस्ट की जो बुकलेट होती है उसको हम कहते हैं डोजियर, है ना। तो उसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा, आपका 3 घंटे का ऑलमोस्ट वो टेस्ट होता है। सो यू हैव टू ब्रिंग एडिक्वेट राइटिंग मटेरियल, पेन तो आपके पास होना ही चाहिए, पेन ब्लू ब्लैक पेन, पेंसिल इरेजर भी रख लोगे तो साथ में चलेगा ही, प्लस क्या करना 10 to 15 रफ शीट्स भी ले जाना साथ में, कहीं कुछ हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए, कुछ जीके वीके का नोट करने के लिए, है ना। वहाँ पे लाइब्रेरीज़ होती हैं, लाइब्रेरीज़ कहीं कहीं होती हैं, कहीं कहीं नहीं होती हैं, पेपर्स आपको मिलते हैं, करंट अफेयर्स जैसे आपसे इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जा सकता है, कुछ रिसेंट न्यूज़ बताओ या कुछ ऐसा, है ना। तो आप अपने स्टे के दौरान, अपने 4 दिन के दौरान वहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, जो कि हो सकता है अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, तो हर एक चीज़ नोट डाउन करते रहो, प्लस रफ शीट्स और भी इस्तेमाल के लिए आ सकती हैं कभी, और कहीं और ले जा सकते हो कुछ भी, है ना, तो ये साथ में रख लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी कि आपको क्या क्या लेके जाना है और किस में लेके जाना है, क्या क्या है, तो वो सब आप देख लेना अपने हिसाब से। और बाकी फॉर अकोमोडेशन, फूड, है ना, जितने मान लो अगर आप वहाँ पे 4 दिन रुकते हो तो आपको 4 दिन जो है फ्री अकोमोडेशन होगा, कोई फीस नहीं होगा, फूड जो आपको मिलेगा एट द बोर्ड फॉर द पीरियड ऑफ टेस्टिंग ओनली, जब तक आपके टेस्ट हो रहे हैं 5 दिन तक 6 दिन तक जितने भी आपका टेस्ट हो रहा है तब तक आपको फूड मिलेगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू कैरी एनी होम मेड, है ना, अभी मैंने आपको कोई भी होम मेड घर से बना हुआ खाना, कोई भी पैक्ड फूड नहीं लाए, दे विल बी डिपॉजिटेड एट द अराइवल। अब देखो आते हैं हम ट्रैवलिंग अलाउंस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है इसका मतलब देख लो। ट्रैवलिंग अलाउंस बाय द शॉर्टेस्ट रूट फॉर AC3 टायर, AC3 होना चाहिए, या फिर आप स्लीपर में भी आ सकते हो, AC3 टायर मेल और ऑब्लिक एक्सप्रेस ट्रेन टू एंड फ्रो जर्नी, मतलब एक तो अपने होम सिटी से सेंटर आने के लिए और वापस अपने सेंटर और होम सिटी जाने के लिए, फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ कॉल अप और डिपार्चर विच एवर इज नियरर इज एडमिसिबल, ठीक है। यू हैव टू फर्निश द हार्ड कॉपी, अच्छा मैं इसका अलग से अभी बनाऊंगा, देखना, हार्ड कॉपी ऑफ रेलवे टिकट, बस टिकट और एयर टिकट अलॉन्ग विद बोर्डिंग पास टू द बोर्ड, फेलिंग विच नो टीए विल बी पेड। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपकी पहली एसएसबी, आपकी लाइफ की पहली एसएसबी है, क्योंकि दूसरी या तीसरी एसएसबी में जाओगे तो नहीं मिलेगा, आपकी पहली एसएसबी मिलेगा, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि अभी मैं आगे बताऊंगा क्या क्या, उनमें से रेलवे टिकट ये सब होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ टीए शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द मैक्सिमम ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब वो अपने हिसाब से देख लें, ये सब आपके हाथ में नहीं है, ये सब उनके हाथ में है, ठीक है।
बाकी आपको बस जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देना है. TA is admissible as per the existing government TA rules. No TA is admissible if you have already appeared for the same type ऑफ एंट्री. मतलब सेम टाइप तो नहीं, सेम टाइप यहाँ पे गलत इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है. यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर आप सेम टाइप की एंट्री के लिए आते हो तभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर सपोज आपने पहली SSB की एयरफोर्स से, दूसरी SSB आपने की इंडियन आर्मी से, तो आप चाहे दूसरी SSB आप इंडियन आर्मी से करो या नेवी से करो या एयरफोर्स से करो, तीनों ही केस में आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा. आपकी जो पहली SSB होगी आपकी लाइफ की, आप जो पहली बार अटेंड करने जा रहे हो, उसी केस में आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा. ठीक है. दोज कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर TA आर टू कैरी अ कैंसल्ड चेक और फोटोकॉपी ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक. ये जरूरी है, ये भी जरूरी है. और आधार कार्ड टू एनेबल पेमेंट थ्रू डिजिटल ट्रांजैक्शन. द बैंक अकाउंट्स शैल बी इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड मतलब आपके नेम पे होना चाहिए एंड मस्ट बी सेम एज अपलोडेड इन द CDAC वेबसाइट. CDAC वेबसाइट मतलब जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा www.joinindianarmy वाली वेबसाइट पे, वहाँ पे जो अपने कैंडिडेट की जो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स होंगी वो मतलब आपकी होनी चाहिए ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस, आपकी होनी चाहिए. अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पेरेंट्स की भी हो सकती है. ठीक है. तो आपको बस सही इन्फॉर्मेशन देनी है. ठीक है. और देखो मेडिकल एग्जामिनेशन, ये उनके लिए है जिनका SSB भी क्वालिफाई हो चुका है. मतलब 5 दिन के बाद जिन्होंने पांचों टेस्ट मतलब जिन्होंने GTO, साइक और इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस में क्वालिफाई कर लिया है, वो उनके लिए, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के लिए है. विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोसीड टू एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट न्यू दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलोर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर ड्यूरेशन ऑफ 4 to 7 days. मतलब 4 से लेकर 7 दिन तक आपका जो है मेडिकल चलेगा. ठीक है. इट मे बी नोटेड दैट द एयरफोर्स मेडिकल बोर्ड और सर्विसेज मेडिकल बोर्ड इज द फाइनल अथॉरिटी वाइल डिसाइडिंग द मेडिकल फिटनेस फॉर ज्वाइनिंग द इंडियन एयरफोर्स. मतलब अथॉरिटी जो है आपके पास उनके पास रहेगी, फाइनल अथॉरिटी. यू आर रिक्वायर्ड टू सी द डिटेल्स अबाउट मेडिकल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइडेड इन द एडवर्टीजमेंट रिलीज बाय द UPSC फॉर योर कोर्स. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कोर्स है आपका, चाहे आप आर्मी में जा रहे हो, नेवी एयरफोर्स में जा रहे हो, आपका जो UPSC का जो नोटिफिकेशन आता है ना, जो नोटिफिकेशन आपका ना ब्रोशर आता है, आपका नोटिफिकेशन कह दो या ब्रोशर कह दो, जो ऑलमोस्ट 100+ पेजेस का होता है, उसमें आपको बहुत सारे लिखे होंगे कि आपके क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए. आपकी हाइट, आपका वेट, आपका कोई आपको इंटरनल मतलब डिजीज तो नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, तो वो सब आपको देख लेना. इन केस ऑफ नॉट मीटिंग द एलिजिबिलिटी एज गिवन इन द एडवर्टीजमेंट वेबसाइट, यू शैल बी रिटर्न फ्रॉम द सिलेक्शन बोर्ड विदाउट टेस्टिंग एंड नो रीइंबर्समेंट ऑफ TL. मतलब अगर आप एलिजिबल नहीं हो, कहीं सपोज आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही है एज पर देयर एडवर्टाइजमेंट और वेबसाइट, सो यू शैल बी रिटर्न फ्रॉम द सिलेक्शन बोर्ड विदाउट टेस्टिंग एंड नो रीइंबर्समेंट ऑफ TL विल बी डन. मतलब आपको कोई भी TA नहीं आएगा आपके अकाउंट में. ठीक है. Discipline. Candidates are not permitted to carry their mobile phones, laptops, cameras or any other electronic gadgets inside the selection board premises. If these items if carried are to be deposited at AFSB on your arrival. है ना, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इन सबको स्विच ऑफ करके अच्छे से इनको आप बैग में सिक्योर कर दो, और वो बैग जो आपका लगेज है वो आपको सिलेक्शन बोर्ड पे आपका डिपॉजिट कर लिया जाएगा. ठीक है. ऑन योर अराइवल एंड रिटर्न्ड टू यू ऑन योर डे ऑफ डिपार्चर. मतलब जिस दिन आप जा रहे हो, चाहे पहले दिन जा रहे हो या फिर आप 5 दिन बाद जा रहे हो या फिर आप 7 दिन बाद जा रहे हो, तो जब आप डिपार्चर करोगे वहाँ से तो आपको वो मिल जाएगा. ठीक है. अल्कोहल, ड्रग्स एंड एनी काइंड ऑफ नार्कोटिक्स आर स्ट्रिक्टली बैन्ड. ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑब्वियसली बैन होगा. एनी काइंड ऑफ एडिबल एंड मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बाई अथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. मतलब अगर यदि आपको सपोज आपको फीवर या ऐसा कुछ है जिसमें आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो एक अथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से वो होना चाहिए. अगर वैसा नहीं है तो वो फिर आप प्रोहिबिटेड हो, आप नहीं ले जा सकते हो ना. अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई बीमारी है, तो आप डॉक्टर से एक प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के जाओ कि हाँ कि मुझे ये दवाइयाँ लेनी है, तो मैं अपने जब भी मैं बोर्ड में रहूँगा 5 दिन या 6 दिन, तो मैं दवाइयाँ खाता रहूँगा. कॉमन पैकेज स्नैक्स कैन बी परचेज एट बोर्ड प्रीमाइसेस ऑन पेमेंट. देखो कहीं कहीं जो होता है आपको, जैसे कहीं स्नैक्स खाने का मन किया तो किसी किसी बोर्ड्स में कैफेटेरिया होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, तो वो देख लेना अपने हिसाब से. योर कंडक्ट एंड बिहेवियर ड्यूरिंग योर स्टे एट योर बोर्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्डरली. मतलब आपको डिसिप्लिन में रहना है, कोई ऐसा अनह्यूमन एक्ट नहीं करना है या फिर कोई अनरूली बिहेवियर नहीं करना है जिससे कि आपको है ना वहाँ से मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, हटा दिया जाए. एनी एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन और मिसकंडक्ट विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ योर कैंडिडेचर. देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, इस पर ध्यान देना. इन ऑल मैटर्स परटेनिंग टू इनडिसिप्लिन एंड और मिसकंडक्ट द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड शैल बी फाइनल एंड नो अपील अगेंस्ट हिज डिसीजन विल बी एंटरटेन्ड.
General, no facility exists at AFSBs for the safe valuable of cash and valuables. सेफ कस्टडी, यू आर एडवाइज टू कैरी लॉक विथ की. मैंने आपसे बोला था जब भी आप सूटकेस लेके जाओ तो हमेशा लॉक और की साथ में लेके जाना फॉर सेफ कस्टडी ऑफ योर लगेज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे. जब तक आप 5 दिन अगर वहाँ पे रुके हो तो आपकी जो वैल्यूबल्स है उसकी सेफ्टी आपके हाथ में है, तो इसलिए आप लॉक और की अपने साथ ले जाना. इफ फाउंड हैविंग द प्रोहिबिटेड आइटम्स मेंशन्ड अबव ड्यूरिंग योर स्टे, योर कैंडिडेचर will be cancelled and you shall be returned without further testing. You are advised to plan your arrival well in timing. You are advised to plan your arrival well in time, catering for the late arrival of train bus in this zone. इसलिए मैंने आपसे बोला कि पहले बसेस का या ट्रेन्स का या प्लेन्स का शेड्यूल चेक कर लो, टाइमिंग चेक कर लो कि वो टाइम सही से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं. हो सके तो जिस दिन आपकी एसएसबी होती है उससे 2 दिन पहले ही रिपोर्ट कर जाओ अपने सिटी में. सपोज आपका मैसूर में है तो मैसूर में यदि आपका 17 जुलाई को है तो 17 जुलाई से 2 दिन पहले यानी कि 15 जुलाई को रिपोर्ट कर जाओ. 15 जुलाई तक आप वहाँ सिटी में आ जाओ, है ना. ये आपके लिए एक होता है. कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग लेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर टेस्टिंग. कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्लान द डिपार्चर आफ्टर day 5 और day 6 एज एप्लीकेबल विथ रिस्पेक्ट टू द ब्रांच अप्लाइड फॉर. जो भी ब्रांच आपके अप्लाइड किया तो आप अपने हिसाब से जो है अपना डिपार्चर सेट कर सकते हो 5 या 6 दिन बाद. शुड यू ट्राई एंड इन्फ्लुएंस एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, योर कैंडिडेचर शैल बी कैंसिल. मतलब आपका यदि कोई रिलेटिव है बोर्ड में, है ना, जो कि आप कह रहे हो कि आपको अपनी हेल्प करवा दे उससे, तो वो नहीं होगा. यहाँ पे आपको पूरी कंप्लीटली इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी सेलेक्टेड एंड इट इज़ कंप्लीटली ऑन योर शोल्डर्स टू गेट सेलेक्टेड. आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, ना ही आप किसी से हेल्प वहाँ मांग सकते हो. ठीक है. वार्निंग, you should withhold your move in case you have a relative who is posted at the place where the AFSB is located. Inform us the particulars of the person immediately and await for further instructions. Suppose आपका कोई रिलेटिव है वहाँ पे जो कि AFSB में काम कर रहा है, AFSB में है, वो कहीं वहाँ पोस्टेड है, तो वहाँ पे आपको जो है रुक जाना है, आपको अपनी मूव को विथहोल्ड कर देना है और जो है आपको यू हैव टू इन्फॉर्म द AFSB फॉर दैट पर्टिकुलर रिलेटिव जो भी है आपका, फॉर द कंसर्न पर्सन एंड वेट फॉर द अवेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस. ऑल कॉरस्पॉन्डेंस only email with regard to this call letter shall be addressed to the president of the board giving full details. कोई भी आपसे कहीं दिक्कत आ रही है तो आप सिर्फ ईमेल का यूज़ करके जो है बोर्ड के प्रेसिडेंट को आप लिख सकते हो, इंक्लूडिंग यूपीएससी रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब देख लेना. अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑल लेटर इज टू बी अटैच्ड. क्वेरीज इफ एनी विल बी एंटरटेन्ड थॉरली ईमेल थ्रू ईमेल ओनली. इन केस ऑफ अर्जेंट क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन टेलीफोन बिटवीन, जो भी टेलीफोन आपको वहाँ ऊपर दिया होता है आप उसको कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं और अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं. फिजिकल फिटनेस आपके पास होनी चाहिए बिकॉज जीटीओ टास्क में आपसे एक इतनी मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि आप कम से कम टास्क कर पाओ, उतनी फिटनेस आपके पास होनी चाहिए. ठीक है. यू आर रिक्वायर्ड टू बी फिजिकली फिट व्हेन यू रिपोर्ट फॉर एसएसबी. इट इज रिकमेंडेड दैट यू स्टार्ट विद फिजिकल फिटनेस regime to be able to undergo tests at FSBs. The minimum physical fitness to be achieved before reporting at FSB is this kilometer run in this minutes. ठीक है. 10 push-ups and 3 chin-ups. ठीक है. Candidates are to take printout in separate A4 sheets of the following forms available under the candidate login at fcat.cdac.in. ठीक है. Declaration form, journey particulars, indemnity, willingness, undertaking, bona fide, कैंडिडेट क्वेश्चनर और बॉडी इंटरव्यू. ये जो 8 आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं इसका तुरंत से तुरंत आपको जो है ये मैंडेटरी है कि आपको लाना है. मैंडेटरी है. टैटूज़ वाले सिर्फ वो लाएंगे जिनके बॉडी पे कोई टैटू है ना. जो शेड्यूल ट्राइब से हमारे कैंडिडेट्स आते हैं अगर उन पे कोई टैटू है या फिर कोई ऐसा नॉर्मल कैंडिडेट जो टैटू लगा के आ रहा है तो ये टैटू वाला सर्टिफिकेट ला सकता है. बाकी ये 7 सर्टिफिकेट जो है आपको ऑन अ मैंडेटरी पर्पस लाने ही लाने हैं. ठीक है. ठीक है. ये सारे जितने भी फॉर्म्स हैं आपके ये आपके कॉल अप लेटर में अटैच होते हैं, तो इन सारे फॉर्म्स को ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस आपको भर के जाना है. और अगर कुछ नहीं तो आपको ये वाला सर्टिफिकेट तो लेके जाना है. ये आपका इंडेमनिटी बॉन्ड वाला सर्टिफिकेट आपको लेके ही जाना है, क्योंकि अगर आप इसको लेके नहीं जाओगे तो आप कोई भी टेस्टिंग नहीं कर पाओगे, आपको वहीं से आपको वापस भेज दिया जाएगा. ठीक है. तो इसको लेके जाना. ये सारे फॉर्म्स जो हैं सबको लेके जाना है बेसिकली. ठीक है. इन केस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग इज फाउंड to be incorrect, false at any point of time during the testing or at a later stage even after reporting for training at AFA, your candidature will be cancelled. इसलिए हमेशा अच्छे से करेक्ट इन्फॉर्मेशन, वैलिड इन्फॉर्मेशन, लाइबल इन्फॉर्मेशन भरिए जिससे कि आपको बाद में कोई तकलीफ या परेशानी ना हो.
ठीक है ना, हमेशा ट्रू नॉलेज भरिए, जो कि आपके बेस्ट नॉलेज तक एप्लीकेबल है उसको भरो। ड्यूरिंग द एसएसबी टेस्टिंग ड्यू टू इलनेस, यदि आपको कोई बीमारी होती है या फिर आपको कोई चोट लगती है, इफ द कैंडिडेट इज अनेबल टू कंटिन्यू द टेस्टिंग आइदर ड्यू टू पर्सनल इनएबिलिटी और सोशल रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू कम्युनिकेबल डिजीज, द कैंडिडेट विल बी रूटेड बैक एंड द अटेम्प्ट to appear for SSB will be considered as complete and no fresh dates thereby will be given to the candidate। ठीक है, मतलब यदि आपको कोई चोट लग जाती है या फिर आपको कोई डिजीज़ है, इलनेस है, और फिर अगर कैंडिडेट जो है चोट लगने के कारण या फिर अपनी पर्सनल इनएबिलिटी के कारण नहीं कर पा रहा है, और सोशल रिस्ट्रिक्शन, अगर सपोज़ कोई कम्युनिकेबल डिजीज, कोई ऐसी डिजीज़ हो गई जो फैल रही है, मतलब सपोज़ मान लो किसी को पता चला बीच में कि किसी को कोविड हुआ है या फिर किसी को वायरल फीवर हो गया है, तो अगर है तो उसका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ही विल बी रूटेड बैक एंड द अटेम्प्ट टू अपीयर फॉर एसएसबी विल बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट एंड नो और नो फ्रेश डेट्स विल बी गिवन, मतलब कोई भी फ्रेश डेट उसको नहीं दी जाएगी, उसका जो है एसएसबी को कंप्लीट मान लिया जाएगा, उसने कंप्लीट कर लिया। These instructions are general in nature. The instructions contained in the advertisement for your course will be binding in determining your eligibility for test and interview for which this call letter is issued. In all matters, the decision of Air Force Authority shall be final. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो देखो यहाँ पे आपको एक चेकलिस्ट मिल जाती है, ये देखो इन्होंने एक अच्छा किया कि आपको एक चेकलिस्ट बना के दे दी है। यू आर रिक्वायर्ड टू डू अ सेल्फ चेक ऑफ द फॉलोइंग बिफोर यू रिपोर्ट टू द एसएसबी। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं यहाँ से भी आप देख सकते हो। ओरिजिनल एडमिट कार्ड है ना, यहाँ पे आप लिख दो यस या नो, जो भी आपको लिखना है। और ओरिजिनल एडमिट कार्ड यूपीएससी वाला, यूपीएससी का जो है आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड, ठीक है। जो आपका एनडीए का एडमिट कार्ड है, एनडीए एडमिट कार्ड। कॉलअप लेटर हार्ड कॉपी प्रिंटेड एंड फिल्ड होना चाहिए। फिल्ड मतलब जो अभी मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाया ना, इस मतलब इसी के बाद आएगा। ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, ये जितने भी आपको 8 सर्टिफिकेट दिख रहे हैं, आपको भर के लाने हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसने बोल दिया है कि दे शुड बी फिल्ड, तो यहाँ पे भी देख लेना, ठीक है। ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी ऑफ वैलिड आईडी प्रूफ एज मेंशन्ड इन कॉलअप लेटर। मतलब वैलिड आईडी प्रूफ ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंडेटरी आपका ये होगा कि आप आधार कार्ड लेके चलो। आधार कार्ड प्रिफरेबली जो होता है आधार कार्ड ही होता है, ठीक है। ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन या 10th मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट, वो बेसिकली आपका डीओबी चेक करने के लिए होता है। डेट ऑफ बर्थ आपका जो है चेक करने के लिए होता है कि आपका जो 10th क्लास का पास सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है वो डीओबी चेक करने के लिए होता है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी मिसमैच ऑफ डेट ऑफ बर्थ बिटवीन एफकैट एप्लीकेशन एंड 10th पास सर्टिफिकेट, द कैंडिडेट इज एडवाइज नॉट टू रिपोर्ट टू एसएसबी एंड इन्फॉर्म द कंसर्न्ड एएफएसबी, ठीक है। तो मतलब वो आपका डीओबी चेक करने के लिए होता है कि आपने डीओबी सही भरी है कि नहीं। दूसरा आपके पास आता है ये ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ 12th स्टैंडर्ड मार्क्स। मतलब एक तो 10th क्लास का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और या तो फिर 12th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और अगर 12th क्लास का मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब यदि आप अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हो, अभी आपका बोर्ड, रिस्पेक्टिव बोर्ड या कि आईसीएसई, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, तो उस केस में आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, है ना। only if 12th result is not declared, 12th result is not declared। NOC if working in central और state government और PSUs, मतलब यदि कोई एम्प्लॉय ऐसा है, वैसे तो एनडीए में ऐसा होना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज एज ही 16 से 19 होती, तो इस केस में कोई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या PSUs में एम्प्लॉय तो नहीं होगा, है ना, मोस्ट इन मेजॉरिटी केसेस। लेकिन फिर भी यदि है तो उसको NOC लाना पड़ेगा। NOC इज मैंडेटरी रिस्पेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट बीइंग अ परमानेंट, टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 ट्रस्टवर्दी पर्सन्स और गैजेटेड ऑफिसर्स। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि आप अपने नेबरहुड का, आपके पास पेरेंट्स नहीं होने चाहिए, आपके पेरेंट्स या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर आपके सिस्टर, ब्रदर, रियल सिस्टर, रियल ब्रदर या रिलेटिव्स में से कोई नहीं होना चाहिए। आप अपने नेबर से या फिर आप अपने स्कूल के फ्रेंड से या फिर आप अपने किसी और फ्रेंड सर्कल से जो कि आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है, आप उससे जो है अपना 2 ट्रस्टवर्दी पर्सन या गैजेटेड ऑफिसर्स का नाम करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 25 रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ्स, 25 की जगह आप 30 ले जाना, मैं यही रिकमेंड करूँगा, 30 ले जाना। और फिर अंडर ये जितने भी फॉर्म्स है ये भी साथ में ले जाना। कौन कौन सा? डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, जर्नी डिक्लेरेशन ले जाना, इंडेमनिटी ले जाना, विलिंगनेस, अंडरटेकिंग, बोनाफाइड, जर्नी पर्टिकुलर्स, ठीक है, ये सब ले जाना। ये बॉडी टैटू भी ले जाना, ठीक है, ठीक है ना।
जर्नी पर्टिकुलर फॉर्म अलॉन्ग विथ हार्ड कॉपी ऑफ टिकट्स, ये बोर्डिंग पास एंड कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक और कैंसल्ड चेक, बैंक पासबुक और कैंसल्ड चेक की फर्स्ट कॉपी, हाँ ठीक है। द बैंक डिटेल्स शुड बी द सेम इन योर नेम एंड सेम एज अपलोडेड इन द सीडैक वेबसाइट, मतलब जो अपने जॉइन इंडियन आर्मी पे जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली होगी रिगार्डिंग योर बैंक अकाउंट वही सेम होना चाहिए। और कैंडिडेट्स सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट्स हैविंग अ बॉडी टैटू, जिन कैंडिडेट्स के पास बॉडी टैटू है वो ले जा सकते हैं, मतलब वो भी उनको भी फॉर्म ले जाना है। अब देखो डिक्लेरेशन फॉर्म पे आते हैं, तो डिक्लेरेशन फॉर्म क्या मांगता है आपसे, देख लेते हैं यहाँ पे यूपीएससी एनडीए नंबर। अब देखो यहाँ पे टोटल जो है आपका ब्लॉक आता है, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखोगे। सपोज मेरा रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दो। फिर यहाँ पे चेस्ट नंबर, देखो चेस्ट नंबर क्या होता है, आपको एक क्लोथ दिया जाएगा है ना, वहाँ पे आप बांधोगे चेस्ट नंबर 1 से लेकर जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पे आते हैं उन सभी को एक चेस्ट नंबर दिया जाता है फॉर फेज़ 1। सपोज आपका चेस्ट नंबर है 78, तो आपको 78 मिला। अगर आप रिकमेंड होते हो फेज़ 2 के लिए तो आपको वहाँ पे नया चेस्ट नंबर मिलता है, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अथॉरिटीज़ लिख देंगी, ठीक है। डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देना DDMM YYY फॉर्मेट में, ठीक है। और देखो नेम लिख दो एज इन 10th क्लास सर्टिफिकेट, वो सब ये सब तो आप कर ही सकते हो है ना। क्वालिफाइंग एग्जाम ग्रेजुएशन PG स्ट्रीम, मतलब आप कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करो, अगर आप 12th में तो यहाँ पे 12th लिख देना, नहीं तो आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन लिख देना, जो भी है, ठीक है। टोटल परसेंट ऑफ मार्क्स कितना है, करंट बैकलॉग है कि नहीं है, बॉडी टैटू है नहीं है यहाँ लिख देना। आर्म फोर्सेज में हो या फिर गवर्नमेंट PCU एम्प्लॉय हो, कुछ भी हो तो यहाँ पे लिख दो। इफ़ यस देन NOC, अगर आप हैं तो आपके पास NOC है कि नहीं लिख देना। डायरेक्ट फेज़ 2 तो वो उनके लिए होगा जो NCC एप्लीकेबल सर्टिफिकेट्स हैं, मतलब डायरेक्ट फेज़ 2 मतलब यहाँ पे ऑलरेडी नो ही आएगा, ठीक है, बिकॉज डायरेक्ट फेज़ 2 का यहाँ पे कोई ऐसा कोई कॉलम नहीं होता। और देखो आर यू अ हैबिचुअल वेयर ऑफ ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज, यानी उनको जिनको मतलब बहुत टाइम से हो गया, जैसे 3 साल से ज़्यादा हो गया जिनसे वो लेंसेज या ग्लासेस लगाए हुए हैं या कॉन्टैक्ट लेंसेज या चश्मा लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको टिक लगाना है। ये सिर्फ जो होता है आपका इंडियन एयरफोर्स के लिए होता है, ताकि आप मतलब फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है वो उसके लिए होता है, ठीक है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC या FPI/SPI, ये जितने भी स्कूल्स हैं आपको यहाँ पे, अगर आप इन स्कूल से आप हैं तो आपको यहाँ पे उनका नाम लिखना है। RT-PCR कोविड-19 की रिपोर्ट आपको लेके जानी है। सर्टिफिकेट जैसे ही आप अपने बोर्ड पे अराइव करोगे तो वहाँ पे आपको कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो दिखानी पड़ेंगी, है ना। या तो आप RT-PCR कोविड-19 की रिपोर्ट को नेगेटिव दिखाओ, नहीं तो आप आरोग्य सेतु ऐप से जो आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर लो। बिकॉज ऑन योर अराइवल यू विल बी चेक्ड फॉर थर्मल स्क्रीनिंग, और आपकी बहुत सारी चेकिंग होगी। आपके पास हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, ये सब होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये सब ले जाना, ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट ऑफ किन NOK, तो यहाँ पे आप अपने फिर पेरेंट्स का नाम लिख देना, आपके मदर या फादर जिसका भी आप NOK आप लिखना चाहो लिख सकते हैं। रिलेशन, जो भी आपका उनसे रिलेशन है, और कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना। अच्छा ये वाला जो है, अगर आप प्रीवियसली कोई भी SSB अटेंड करके आओ, चाहे आप आर्मी से हो, चाहे नेवी या एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड, जिससे भी आप हो, अगर आपने पहले कोई भी SSB अटेम्प्ट की है उस केस में इसको आप भरना पड़ेगा, ठीक है। प्रीवियस स्क्रीनड आउट एंड रिपीटर्स ओनली, ठीक है, ये उनके लिए होता है। प्रीवियस बैच एंड चेस्ट नंबर, क्या बैच था क्या चेस्ट नंबर था। प्लेस एंड डेट मैंडेटरी होना चाहिए। टाइप्स ऑफ एंट्री, ये सब भी आपका मैंडेटरी होना चाहिए कि आप किस टाइप से गए थे, मतलब आप FCAT, NCC, NDA, CDS, CG, UES टेस्ट या 10+2 TS या नेवी टेक या BTEC, या जिससे भी आप एंट्री से गए हो वो आएगा, ठीक है। रिजल्ट भी यहाँ लिख देना। नंबर ऑफ डेज आप कितने दिन रुके वो भी लिख देना, ठीक है। हैव यू अपीयर्ड फॉर INSB, PAB, T और CPSS। CPSS टेस्ट वही होता है कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, या PABT पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। यदि आपने पहले ये टेस्ट दिए हुए हैं या टेस्ट अटेम्प्ट किए हुए हैं तो आप यस पे करना, वरना आप नो पे कर देना। यदि यस है तो आप ये जो फॉलोइंग डिटेल्स हैं ये सब कर देना, ठीक है, इसको फिल कर देना। आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द स्टेटमेंट मेड इन दिस फॉर्म इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। इन केस एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन माई कैंडिडेचर इज लायबल टू बी कैंसल्ड। आई अंडरस्टैंड दैट द डिसीजन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वुड बी फाइनल। आई हैव नो रिलेटिव्स और नोन पर्सन वर्किंग इन दिस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। ये सब कर देना, अपना साइन ऑफ कैंडिडेट, अपना साइन, अपना डेट और मोबाइल नंबर डाल देना, ठीक है।
और नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट हमसे देखो जर्नी पर्टिकुलर्स। जर्नी पर्टिकुलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको अपना ट्रैवलिंग अलाउंस चाहिए आपके अकाउंट में, तो ये जर्नी पर्टिकुलर्स का फॉर्म लेके जाना, ठीक है। जर्नी पर्टिकुलर्स में आपको क्या क्या भरना है, अपना रोल नंबर यहाँ पे भरना है, बैच नंबर आपको जब आप रिपोर्ट करोगे तो वहाँ पे आपको अपना बैच नंबर मिल जाएगा, ठीक है। नेम, अपना नेम, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और एड्रेस ऑफ कैंडिडेट, अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखिएगा जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस है, जहाँ से आप अपने सेंटर पे आए हो वो आपका होना चाहिए एड्रेस। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू योर होम टाउन, ठीक है। जैसे अगर कोई दिल्ली का है तो वो लिखेगा दिल्ली रेलवे स्टेशन, ठीक है। ये सब फेयर डिटेल्स आपको लिखनी पड़ेगी, जर्नी डिटेल्स, जैसे आपके टिकट पे अपना पीएनआर नंबर, टिकट नंबर, ये सब आप लिख देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से फिल करना ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए, कोई भी आप गलत इन्फॉर्मेशन ना भरें, एकदम अच्छे से भरिएगा। अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर की हार्ड कॉपी, ये सब कुछ यहाँ पे एकदम लिखना अच्छे से लिखा होना चाहिए, ठीक है। नेम एंड बैंक ऑफ द ब्रांच, नेम ऑफ बैंक एंड ब्रांच, ठीक है। नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, ठीक है। तो कैंडिडेट्स हैविंग अकाउंट इन रिसेंटली मस्ट बैंक्स मस्ट प्रोवाइड द अपडेटेड IFSC कोड, ये सब है, ये सब लेके जाना, ठीक है। ये आपका क्या है, जर्नी पर्टिकुलर्स का फॉर्म है, ठीक है। अब देखो इसके साथ ये तो आपका ये जर्नी पर्टिकुलर का फॉर्म हो गया, तो इसको अलग से निकाल देना, और इसके साथ साथ आपको क्या क्या लेके जाना है वो भी देख लो। एक आपको लेके जाना है हार्ड कॉपी ऑफ द टिकट, जो आपकी ट्रेन की टिकट या बस की टिकट होगी, या फिर आपकी प्लेन की टिकट, अगर प्लेन की टिकट हो तो उसके साथ बोर्डिंग पास भी होना चाहिए, ठीक है। और हार्ड कॉपी ऑफ टिकट, तो इन सब की आपके पास टिकट की हार्ड कॉपी, बोर्डिंग पास की हार्ड कॉपी होनी चाहिए, जिसमें कि प्राइस अच्छे से लिखा होना चाहिए। कैंसल चेक और फोटो कॉपी ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ योर बैंक पासबुक, ये होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होने चाहिए टोटल, मेरे पास होना चाहिए, एक तो ये जर्नी पर्टिकुलर्स का ये वाला फॉर्म जिस पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये सब होना चाहिए, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए, बैंक अकाउंट की डिटेल्स होनी चाहिए, कॉपी, इन सब की एक एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास क्या होना चाहिए, हार्ड कॉपी ऑफ टिकट्स, हार्ड कॉपी ऑफ टिकट्स, और क्या होना चाहिए, फर्स्ट पेज ऑफ आपके पास फर्स्ट पेज ऑफ योर बैंक पासबुक, ऑफ योर बैंक पासबुक, ये होना चाहिए। और लास्ट में आपके पास एक आधार कार्ड होना, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ठीक है। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये 5 चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आपके पास आप जो है आपको वहाँ पे बैठाया जाएगा, सभी कैंडिडेट्स को बैठाया जाता है ताकि ये 5 चीज़ें जो है उनसे कलेक्ट की जाएँ, उनको स्टेपल करके आपको एक फॉर्म में दे दिया जाएगा, आपको साथ में रखना है, और जब आपसे मांगा जाए तो आप इसको दे देना साथ में। ये 5 चीज़ें एक साथ स्टेपल कर लेना ताकि 5 चीज़ें एक साथ रहें। जब आप ऑफिसर को दोगे तो उस हिसाब से आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दे देगा। सब कुछ अच्छे से भर के देना, फिल करके देना, प्लेस और डेट और सिग्नेचर मेंशन कर देना। ये 5 चीज़ें एक साथ स्टेपल करके, स्टेपलर वो आपको प्रोवाइड कर देंगे वहाँ पे, स्टेपल करके अच्छे से इसको कर देना, दे देना उनको, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है, क्या बोला, इंडेमनिटी बॉन्ड। ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप और कोई फॉर्म नहीं लाएं तो चलेगा, लेकिन ये इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं लाना मत भूलना, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे अपना जो है, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये एक फॉर्म ऐसा सबमिट कर रहे हो कि इन कंसिडरेशन ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब ये बेसिकली ये फॉर्म ऐसा है कि अगर आपको कुछ हो जाता है, आपकी सपोज मान लो कि कुछ अननेचुरल केसेस हो गए या फिर कहीं डेथ हो गई किसी की भी, तो उस केस में आप एक ऐसा फॉर्म सबमिट करते हो कि मैं किसी को भी लायबल, या मैं किसी को भी ऐसे करते हैं ना कि आई फर्दर एग्री सो एज टू बाइंड माई सेल्फ, माई हेयर्स, माई एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन टू indemnify the Union of India, any officer or any person in the service of the Union of India against any claim which may be made by the third party। मतलब ऐसा कुछ है कि अगर किसी की भी डेथ होती है, रिजल्टिंग इन माई और हिज डेथ विच आई और ही में सफर एज अ रिजल्ट और इन कनेक्शन विद एनी ऑफ द टेस्ट गिवन टू मी एज द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री दैट नो कंपेंसेशन विल बी पेड by the Union of India or by any officer, airman or any person in the service of Union of India in respect of any such loss or injury or death। ये ठीक है, ये ज़रूरी होता है। And I further agree so as to bind myself, my hairs, ठीक है, against any claim
which may be made by any third party against the Union of India or any officer or airman of the IAF or any person, ठीक है ना। तो ये सब आपको साइन करना पड़ता है कि मैं किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराऊंगा एक्सेप्ट माई सेल्फ, ठीक है। तो ये सब होता है, ये सब आप अच्छे से इसको भर लीजिएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं। डेटेड डे ऑफ किस दिन पे किया, किस डे पे किया, और आपका अपना कैंडिडेट का अपना सिग्नेचर कर दो, अपने नेचुरल लीगल गार्जियन का कर दो, लेकिन उनसे अगर उनसे करवाना तो उन्हीं का करना, और अगर अपना करो तो अपना करना। सिग्नेचर और विटनेस, अब विटनेस कोई एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो कि आपसे जुड़ा हुआ हो, आपको जानता हो। आपके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, है ना, आपसे आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसिडर्ड वाइल फिलिंग इंडेमनिटी बॉन्ड। या देख लो, इफ़ यू आर बिलो 18, अगर आप 18 साल से कम के हो तो इंडेमनिटी बॉन्ड आपके पेरेंट्स को साइन करना है ना। अगर आप 18 साल से बड़े हो तो आपको इंडेमनिटी बॉन्ड सर्टिफिकेट जो है वो आप खुद से साइन करके लोगे। और विलिंगनेस, ये जो विलनेस वाला है, देखो सिग्नेचर ऑफ विटनेस, सॉरी, जो विटनेस है, इन बोथ द केसेस मस्ट बी अ पर्सन नोन टू द पेरेंट्स लीगल गार्जियन एंड शुड बी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ये भी देख लेना, ठीक है। कैंडिडेट्स बिलो, अब देखो यहाँ पे इसलिए मैं बार बार आपको बहुत इंपॉर्टेंट रख के ये बोल रहा हूँ कि कैंडिडेट्स बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज विदाउट प्रॉपर इंडेमनिटी बॉन्ड विल बी रूटेड बैक। मतलब आपको तुरंत, अगर आप रिपोर्टिंग करने और अगर आपके पास ये वाला फॉर्म नहीं है तो तुरंत आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। इसलिए इंडेमनिटी बॉन्ड को प्रायोरिटी बेसिस पे रखना पड़ेगा, ठीक। अब देखो, ये विलिंगनेस सर्टिफिकेट होता है। विलिंगनेस सर्टिफिकेट बेसिकली सिर्फ आपका जो है वो मतलब होता है कुछ ऐसा जो आप जो क्या विल कर रहे हो, अगर उसके अगेंस्ट में कुछ जाता है तो, ठीक है। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई अपना नेम डालो यहाँ पे, यूपीएससी रोल नंबर, यहाँ पे अपना रोल नंबर डालेंगे अपना, सन ऑफ योर फादर्स नेम और योर मदर्स नेम, कैंडिडेट ऑफ NDA 151, मतलब जो भी है, कैंडिडेट ऑफ दिस हैव कोर्स हैविंग पास्ड यूपीएससी रिटन एग्जामिनेशन फॉर NDA 1 दिस हेयर बाय सर्टिफाई दैट। मतलब मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ कि आई हैव सबमिटेड एयरफोर्स एज माई फर्स्ट चॉइस। मतलब ये जाहिर सी बात है, एयरफोर्स का कॉलर लेटर उन्हीं को आएगा जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एयरफोर्स को एज अ फर्स्ट चॉइस रखेंगे, ऑब्वियसली। आई अंडरस्टैंड दैट आई वुड बी कंसिडर्ड फॉर फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी। मतलब मैं फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी, टेक एंड नॉन टेक ब्रांच के लिए एज पर माई एलिजिबिलिटी, मैं अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए कंसिडर किया जाऊंगा, चाहे टेक हो चाहे नॉन टेक हो, वो ग्राउंड ड्यूटी में आता है। इन केस आई पास CPSS, मतलब CPSS मतलब जब आप रिकमेंड हो जाओगे, है ना, जब आप 5 दिन SSB करने का जब आपका नाम रिकमेंडेशन में आ जाएगा, उस केस में आपको CPSS का एक टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो आ जाएगी, ठीक है। उस केस में आपको एक CPSS का एक टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। एंड आई एम कंसिडर्ड इन द मेरिट लिस्ट, अगर मैं मेरिट लिस्ट में कंसिडर कर, इन केस आई पास CPSS एंड आई एम कंसिडर्ड इन द मेरिट लिस्ट डिपेंडिंग ऑन वैकेंसीज अवेलेबल एंड फाउंड मेडिकली फिट। वैकेंसी अवेलेबल होनी चाहिए, मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए, CPSS पास आउट होना चाहिए और मेडिकली फिट होना चाहिए, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं आपको जो यहाँ पे पास करनी होंगी। कौन कौन सी? पहले तो आपका जो है 5 दिन का SSB होता है, SSB क्वालिफाई करना पड़ता है। SSB के बाद आपका 1 दिन का CPSS होता है। अगर आपने CPSS क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल भी आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। जब आपने मेडिकल क्वालिफाई कर लिया तब आपका नाम आता है मेरिट लिस्ट में। ऑब्वियसली वैकेंसीज को देख के मेरिट लिस्ट में नाम आता होगा, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम अगर आने के लिए, आप सपोज मेरिट लिस्ट में 10 कैंडिडेट्स का नेम आया, है ना, और उनको ऑर्डर में रखा गया। ऑर्डर में देखो ये थोड़ा सा डिटेल्ड होता है कि आपका जो SSB होता है वो 900 मार्क्स का होता है और रिटन पेपर जो होता है वो भी 900 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपका 1800 होता है। उस 1800 में से टोटल जो आपका कैलकुलेट होता है वो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में आता है। सपोज मान लो कि मेरे पास ऐसे 10 कैंडिडेट्स आए, है ना, 10 कैंडिडेट्स हैं आपके जो कि यहाँ पे रिकमेंड होके आ रहे हैं, उनको अपने मार्क्स के आधार पे आउट ऑफ 1800 उनको मार्क्स के आधार पे ऐसे रखा गया, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब ऐसा प्रोबेबिलिटी, मतलब ऐसा चांस ये होता है कि पहले तो हो सकता है इन सभी को मिल जाए, लेकिन ऐसे कभी कभी चांस हो जाता है कि इन सभी लोगों ने ग्राउंड फ्लाइंग ब्रांच के अप्लाई किया लेकिन सभी को ना मिल पाए। ऐसा होता है बिकॉज ड्यू टू अवेलेबल वैकेंसी, भैया जितनी वैकेंसी अवेलेबल होगी उसी के हिसाब से तो भरेंगे। तो अब ऐसा हुआ कि 10 लोग हैं और 10 ने अपना नाम जो है मेरिट लिस्ट में लाया। अब
वैकेंसीज के अगर 10 वैकेंसीज होंगी तभी ये सारी की सारी फुलफिल होंगी, लेकिन सपोज अगर 8 वैकेंसीज हैं तो पहले के जो 8 आपके जो कैंडिडेट्स हैं, पहले के जो 8 कैंडिडेट्स हैं आपके, उनको ही मिलेगा। सपोज अगर वैकेंसीज सिर्फ 8 होती हैं और अगर 10 कैंडिडेट्स के मेरिट लिस्ट में नाम आया है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, मैं ग्राउंड की बात नहीं कर रहा, मैं फ्लाइंग के लिए ब्रांच कर रहा हूँ, तो वैकेंसी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप जितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे उतने ज़्यादा आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। अच्छा सपोज मान लो कि इन सभी 10 कैंडिडेट्स का एसएसबी में सेम नंबर आता है, तो यहाँ पे टाइप ब्रेकर, लेकिन आप जानते हो रिटर्न में उसके बाद यहाँ पे जो होता है वो रिटर्न का आता है कि रिटर्न में आप कितने ज़्यादा मार्क्स लाओगे। तो इसलिए आप रिटर्न पेपर जो आप देते हो अपना इंडिया का, उसमें अगर आप सब ज़्यादा मार्क्स लाते हो तो वहाँ पे आप ऊपर वाले कैटेगरी में रखे जाओगे, और उतनी ज़्यादा चांसेस, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी होगी कि आपको फ्लाइंग ब्रांच मिल जाए, है ना। इस बात के लिए तो आपको इन सारे हर्डल्स से पहले निकलना पड़ता है। पहले आपको एसएसबी देना है, सीपीएसएस, ये सारे जितने भी आपके पास हर्डल्स आ रहे हैं, हर्डल्स क्या, ये जितने भी आपके पास टेस्ट आ रहे हैं, एसएसबी, सीपीएसएस, फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल से आपको छटना पड़ेगा, फिर आप मेरिट लिस्ट में आओगे, फिर मेरिट लिस्ट में भी अगर आप आ भी गए तो तब भी आपके पास गारंटी नहीं होगी कि आपको फ्लाइंग ब्रांच मिल जाए, है ना। जितने मान लो अगर 10 लोग आए हैं, अगर 10 वैकेंसीज हैं उससे ज़्यादा, तब तो आपको आपके पास मिल जाएगा। लेकिन अगर वैकेंसीज कम है, अगर वैकेंसीज कम है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल नहीं होगे, है ना, वैकेंसीज है ही नहीं उतनी। तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न का थोड़ा सा महत्व आ जाता है, लेकिन ये पहले आपको ये सब पास तो करना पड़ेगा। इन केस आई फेल सीपीएसएस, यदि दूसरा, अब देखो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट आता है इफ इन केस आई फेल सीपीएसएस, यदि मैं सीपीएसएस को फेल करता हूँ और आई फेल्ड इन सीपीएसएस इन एन अर्लियर अटेम्प्ट, है ना। इसलिए लाइफ टाइम में आप सीपीएसएस सिर्फ एक बार दे सकते हो। यदि मैं सीपीएसएस फेल कर गया एक बार और आई फेल्ड इन सीपीएसएस इन एन अर्लियर अटेम्प्ट और एम अ हैबिचुअल वेयर ऑफ ग्लासेस एचडब्ल्यूजी, यदि मैं एचडब्ल्यूजी में हूँ, यानी कि मेडिकल वाला केस है ये मेरा होता है ना, और फाउंड टू बी मेडिकली अनफिट हूँ, या फिर मैं चश्मा लगाता हूँ, या फिर मैं सीपीएसएस में फेल किया हूँ, ठीक है, और कैनॉट बी अलॉटेड एयरफोर्स ड्यू टू limitation of flying branch vacancies in correlation to my merit position in the final, है ना। या तो अब 4 केसेस होते हैं, या तो मैं सीपीएसएस फेल कर जाऊं, अच्छा चलो मैं यदि सीपीएसएस पास भी कर गया, लेकिन मैं अगर एचडब्ल्यूजी हूं तब, लेकिन सपोज मैं एचडब्ल्यूजी भी फेल, मतलब अगर मेरा नहीं एचडब्ल्यूजी, लेकिन फिर मैं यदि मैं मेडिकली अनफिट होता हूँ, या फिर मेरे को अवेलेबल वैकेंसीज नहीं है, चाहे मेरी मेरिट में नाम आए और मेरी पोजीशन में, देखो मैंने यहाँ पे बोल दिया ना, इन कोरिलेशन टू द मेरिट पोजीशन यहाँ पे वेरी करती है, जिसकी पोजीशन जितनी ज़्यादा ऊपर रहेगी उसके उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि उसको फ्लाइंग ब्रांच मिल जाए, है ना। अब सपोज 10 में से 8 वैकेंसीज हैं, तो पहले के 8 बच्चों को एयरफोर्स ये मिलेगा आपको फ्लाइंग ब्रांच, बाकी 2 को मिलेगा नहीं, उनकी पोजीशन चूंकि लास्ट में है ना, इसलिए उन्होंने लिखा इन कोरिलेशन टू माई मेरिट पोजीशन इन द फाइनल कंबाइंड मेरिट लिस्ट प्रोमलगेटेड बाय द यूपीएससी इन इंडिया, आई एम विलिंग और अनविलिंग। अब यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा आई एम विलिंग टू बी कंसिडर्ड फॉर एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटीज़, मतलब मैं चाह रहा हूँ या फिर मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटीज़ कर, ये सब आपके ऊपर है, तो आप इसको देख लेना। नेक्स्ट पे आते हैं, आई फर्दर अंडरस्टैंड एंड अंडरटेक दैट आई एम विलिंग ऑब्लिक अनविलिंग टू बी कंसिडर्ड फॉर एनी ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एज वेल एज दैट of my second, third and fourth preference choices of armed forces subject to my final merit position vacancies अवेलेबल एंड माई मेडिकल फिटनेस। अब देखो यहाँ पे एक बात आती है, अब सपोज आपने एयरफोर्स के लिए भरा, लेकिन चूंकि आपका जो मेरिट लिस्ट में पोजीशन है वो बहुत नीचे आया है ना, एकदम फाइनल मेरिट लिस्ट जो निकलती है, अगर आपका जो नेम है वो थोड़ा सा नीचे आ गया है, जिससे कि आप एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी या फिर आप फ्लाइंग ब्रांच नहीं ले पा रहे हो, उस केस में आप जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे प्रेफरेंस मांगता है क्या, कि आप पहली कौन सी ब्रांच ज्वाइन करना चाहोगे, इंडियन एयरफोर्स। अगर आपने पहली प्रायोरिटी में इंडियन एयरफोर्स रखा, सेकंड में आपने आर्मी रखा, थर्ड में आपने नेवी रखा है, फोर्थ में आपने नेवल कोस्ट गार्ड्स को रखा, तो उस वाले केस में आप इसमें देखोगे, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है, टू बी कंसिडर्ड फॉर एनी ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एज वेल एज दैट ऑफ माई सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चॉइसेस ऑफ द आर्म फोर्स। उस हिसाब से आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू माई फाइनल मेरिट पोजीशन, वैकेंसीज अवेलेबल एंड माई मेडिकल फिटनेस। तो यहाँ पे आपको अनविलिंग, विलिंग या फिर अनविलिंग, आपको जो भी है आप कर देना, ठीक है। आई हैव रेड एंड अंडरस्टैंड ऑल द अबव मेंशन्ड पैराग्राफ्स एंड विलिंग टू बी कंसिडर्ड फॉर द अबव मेंशन्ड चॉइसेस, ठीक है। यहाँ पे अपने पेरेंट का सिग्नेचर कर देना, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना, डेट और डेट डाल देना, ठीक है।
दिस फॉर्म शुड बी साइंड, ये देखिए अगर आप 18 साल से कम के हैं तो आपके पेरेंट को साइन करना चाहिए, यदि आप 18 साल से ज़्यादा हैं तो आप खुद से साइन करोगे, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ दिस फॉर्म एट द टाइम ऑफ अराइवल एट दिस एसएसबी, ये फॉर्म भी आपके पास होना चाहिए, विलिंगनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर ये फॉर्म नहीं होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज विदाउट कंप्लीट सर्टिफिकेट विल बी रूटेड बैक, आपको वहीं से बाहर भेज दिया जाएगा, इसलिए ये सारे के सारे लाना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब आते हैं अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पे। अंडरटेकिंग क्या होता है भाई? आई एंड माई सन विल नॉट स्टेक अ क्लेम, मतलब मैं ये दावा नहीं करूंगा एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटीज पे इफ आई एम अनफिट फॉर एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच ड्यू टू मेडिकल, ठीक है। आई एंड माई सन विल नॉट स्टेक अ क्लेम फॉर एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटीज, यानी कि मैं एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटीज के लिए अपनी क्लेम को स्टेक नहीं करूंगा। इफ आई एम अनफिट, यदि मैं अनफिट पाया गया फॉर एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच ड्यू टू मेडिकल और बिकॉज ऑफ बीइंग हैबिचुअल वेयर ऑफ ग्लासेस, माई प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ फिलिंग यूपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म वॉज नो फॉर एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटीज। मतलब ये कह रहा है कि अगर एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटीज के लिए आपने अगर अपने यूपीएससी एप्लीकेशन फॉर्म में नो भरा था तो मैं यहाँ पे अपना स्टेक क्लेम नहीं कर सकता कि मैं एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटीज में रह सकता हूँ, बिकॉज पहले से आपने यहाँ पे नो भर के रखा हुआ है। अगर आपने नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को मत ले जाओ। अगर आपने फॉर्म में भरा है कि अगर मुझे ग्राउंड ड्यूटीज चाहिए तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आप ये फॉर्म आप तभी आप ले जाओगे जब आपने अपने अंडरटेकिंग जब आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय आपने इसको नो लिखा होगा तभी। लेकिन यदि आपने यस लिखा है तो इस केस में इसको मत ले जाना, लेकिन यदि नो लिखा है तब इसको ले जाना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बोनाफाइड सर्टिफिकेट। अब देखो बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर ये उन्हीं लोगों के लिए, तो फॉर द कैंडिडेट्स अपीयर्ड, मैं अब इसको हाईलाइट कर देता हूँ, फॉर कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन 10+2 एग्जाम्स इन अकेडमिक ईयर दिस एंड रिजल्ट्स अवेटेड, मतलब रिजल्ट्स के लिए वो अवेट कर रहे हैं, इनका रिजल्ट अभी निकला नहीं है, दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। इट इज सर्टिफाइड दैट दिस सन ऑफ दिस इज अ बोनाफाइड, है ना। ये सब आप कर लेना, अपना स्कूल का नाम, अपना नाम, अपने पापा का नाम, इस क्लास में पढ़ रहा हूँ और ये अकेडमिक ईयर है मेरा। ऑल सब्जेक्ट्स मस्ट बी क्लियरली मेंशन, जितने भी सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स क्लियरली मेंशन होने चाहिए, है ना। द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ हिज फाइनल रिजल्ट इज दिस, लिख देना डेट प्लेस। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रिंसिपल, आपके स्कूल के प्रिंसिपल का यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए और अपने स्कूल का एक स्टैम्प राउंड पेपर सील होना चाहिए, है ना। एक राउंड सील आपका होना चाहिए विद द स्टैम्प। The candidate must ensure that the school authorities are affixing the seal and stamp without which this certificate is considered invalid, ठीक है ना। स्कूल अथॉरिटीज़ या फिर आपके प्रिंसिपल जो है एक सील या फिर स्टैम्प को अफिक्स करना इस ये ना, ये वाला जो फॉर्म है, इस वाले पेज का 11th पेज का जो फॉर्म है, इस पर अफिक्स करना चाहिए। कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन 10+2 academic year are not eligible for SSB। अब देखो कैंडिडेट क्वेश्चन यार ये भी भर के जाना, ठीक है। कैंडिडेट क्वेश्चन में आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगता है, बोर्ड, बैच। बोर्ड तो आपको मिलेगा, जैसे सपोज आप जाते हो 3 AFSB तो यहाँ पे लिख दो 3 AFSB, 4 AFSB, 5 AFSB। बैच अपना बैच, वहाँ पे बैच तो आपको वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। नेम इन कैपिटल, अपना कैपिटल नाम लिख दो, यूपीएससी रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, ये सब लिख के जाना अच्छे से। एंट्री डिटेल्स, कौन सी एंट्री है ना, एनडीए है, सीडीएससी है, सीडीएस वाला है, कोई भी है, ठीक है। ब्रांच भी है, यहाँ पे बैच लिखना, फ्लाइंग है कि AEL है, AM जो भी है आपको ये सब है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस, ये सब लिख देना। एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपका क्या क्या है, मैट्रिकुलेशन, हायर सर्टिफिकेट, 10+2 इक्विवेलेंट, कैंडिडेट्स एम्प्लॉयमेंट, ये सारी डिटेल्स आप अपनी पर्सनल डिटेल्स हैं। अगर आप एनसीसी से आए हो तो कौन से विंग डिवीजन है, सर्विस, एक्सपीरियंस इन ईयर, सर्टिफिकेट ऑब्टेंड, ये सारा फिल कर देना। पेरेंट्स, गार्जियन डिटेल्स, आपकी मदर, आपके फादर क्या क्या करते हैं उन सभी का ये, ठीक है, ये सब कर देना। और मंथली इनकम भी यहाँ बता देना, आपके फैमिली की टोटल मंथली इनकम कितनी होती है फादर की, मदर की, ठीक है। प्रीवियस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एट एसएसबी इफ एनी, अगर आप कुछ भी हो, है ना, अगर आपने कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एसएसबी दिए हैं वो भी लिख देना। हाउ डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू द टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स, वेबसाइट हो गया या स्कूल इंस्टीट्यूट या न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, टीवी, रेडियो, अदर सोर्सेज, ये सब लिख देना। हैव यू सीन इंडक्शन, ये सब है ना, ये सब मेंशन कर देना। वॉल्वो बस, ये सब जो भी है, जितना भी आपसे मांग रहे हो सब मेंशन कर देना, क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्म्स आपसे वहाँ जब आप जाओगे तो सबमिट होंगे। ये टैटूज़ के लिए है, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो जिनका ये तो कस्टम होता है टैटू लगाना, है ना, फॉर बाई कैंडिडेट्स फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़। ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हमारे कैंडिडेट्स आते हैं उनके लिए है, विथ परमानेंट बॉडी टैटूज़, ठीक है, विथ परमानेंट बॉडी टैटूज़। जो ट्राइबल कैंडिडेट्स हैं हमारे, अगर उनके बॉडी पे कहीं परमानेंट टैटू लगा हुआ है तो ये सारे के सारे जो टैटू फॉर्म्स होते हैं ये उनके लिए होता है, ठीक है।
ये जितना भी है सब अच्छे से लिख देना, ठीक है। आई, माई नेम, सन, डॉटर ऑफ दिस, डेट ऑफ बर्थ, हियर बाई गिवन अंडरटेकिंग दैट आई बिलोंग टू दिस ट्राइब फ्रॉम दिस एरिया ऑफ दिस स्टेट, आई हैव दिस नंबर ऑफ परमानेंट टैटूज, ठीक है, इतने परमानेंट टैटूज हैं मेरे बॉडी पे। पोस्ट कार्ड साइज टू बी पेस्टेड बाई हियर दिल्ली सेंड बाय द कैंडिडेट, है ना। अपने जितने भी आपके पास फोटो हैं वो सब लगा देना। साइज ऑफ टैटू, लैंग्वेज एप्लीकेबल, सिग्निफिकेंस ऑफ टैटू, लोकेशन ऑफ टैटू कहाँ पे, ये सब कर देना। आई एम इंक्लूजिंग सर्टिफिकेट्स एज पर अपेंडिक्स भी, ये सब पढ़ लेना अपने से, अपने कैंडिडेट का, अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर का, ठीक है। ये सब भी वही है, बॉडी टैटू इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्म्स आपको लेके जाने हैं, और ये कैंडिडेट, ये फॉर्म सिर्फ उन्हीं के एप्लीकेबल हैं जो अपना टैटूज़ इन्होंने लगाए हुए हैं, ठीक है। ये सब अच्छे से भर के जाना, भर के, ठीक है। नेक्स्ट पे आता हूँ, अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट्स अदर देन दोज फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़, जो ट्राइबल कम्युनिटी से नहीं आते हैं या फिर जिन्होंने अपने फैशन के लिए ऐसा परमानेंटली बॉडी टैटूज लगाया हुआ है, तो ये सब लिख देना, ठीक है। डिटेल्स ऑफ टैटू वैटू, ये सारी के सारी टैटू की डिटेल्स आपको लगानी है। लैंग्वेज वाला या कस्टम, सिग्निफिकेंस, लोकेशन, ये सब आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। ये आपका ये सब जितने भी अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स डी हो गया, ये अपेंडिक्स बी हो जाएगा, है ना, ये अपेंडिक्स ए आपका हो जाएगा। तो ये सारी के सारे जितने अपेंडिसेस हैं टैटू वाले, जितने भी बच्चे हैं, ये सब के सब वो लेके जाएं, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ये सब आप लेके जाना। और ये आपके जो डिटेल्स ऑफ गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, जो मैंने आपको पहले बोला कि यदि आप रिकमेंड हो जाते हो, है ना, CPSS के लिए या मेडिकल्स के लिए, तो आपको ये सारा का सारा फॉर्म भरना पड़ता है ना। आपके क्लोजली जो आपके नेबरहुड्स होते हैं, आप उनका नेम ले सकते हो या फिर कोई भी, ठीक है। गैजेटेड ऑफिसर की दोनों डिटेल्स भर देना। क्या क्या भरना है ये भी देख लेते हैं। नेम, डेजिग्नेशन, फ्लैट नंबर, ठीक है ना, ये सब आपके पास होना चाहिए। फ्लैट नंबर, विलेज, स्ट्रीट, पोस्ट एरिया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब के सब भर देना। और देखो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अब ये सब क्या क्या है, ये सब बेसिकली वो है कि जैसे आपने कोई प्रीवियस SSB अटेम्प्ट की है कि नहीं, फॉर है ना, अगर ये सब यहाँ पे लिख देना। प्रीवियस SSB, ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो प्रीवियस SSB अटेंड करके आए हैं, वो ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए नहीं है, जो पहली बार जा रही है उनके लिए नहीं, ये रिपीटर्स के लिए है, रिपीटर्स के लिए या फिर स्क्रीन आउटर्स के लिए, ठीक है। तो ये सब भर देना। तो इसी के साथ यहाँ पे पूरा हमारा फॉर्म ख़त्म होता है। मुझे मतलब ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिएगा, है ना। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये सब समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पे एंड करते हैं, है ना। आप अपना SSB अच्छे से दीजिए, NDA का रिटर्न होने के बाद SSB आएगा। ये सारा का सारा प्रोसीजर मैंने आपको बताया अच्छे से, ठीक है। हर एक बात का अच्छे से ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा काम या ऐसी कोई भी सिली मिस्टेक मत करिए जिससे कि आपको बाद में नुकसान हो या बाद में आपको परेशानी हो। कोई भी काम हो पहले करके जाइए, पहले अच्छे से टिकट बुक करके, अच्छे से टाइम शेड्यूल देख के, अपना माइंड के हिसाब से सेट करके उसको जाइए। कोई हड़बड़ाहट मत करिए, है ना, हड़बड़ाहट में मत रहिएगा, अच्छे से करिए एंड अपना बेस्ट दीजिए। थैंक यू एंड ओके।